हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में स्वागत है। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो के अंदर हम पॉल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सोक्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुकरात के बारे में, जो कि एक एथेंस के बहुत बड़े महान दार्शनिक माने जाते हैं। और चलिए इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो सोक्रेट्स हैं इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एथिक्स बोला जाता है और वर्ल्ड वाइजेस्ट पर्सन के नाम से भी इनको जाना जाता है और फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो सोक्रेट्स थे उन्होंने क्या किया था, जो भी उस समय की रॉन्ग प्रैक्टिस थी उनको क्रिटिसाइज किया और इनकी रॉन्ग प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करने के कारण ही इनको लास्ट में मृत्युदंड स्वीकार करना पड़ा। तो जिस प्रकार से जीसस ने क्या किया था, जो रॉन्ग प्रैक्टिस थी उनके समाज में उनको क्रिटिसाइज किया, उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिस है उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया। तो इस प्रकार से इनकी जो रिस्पेक्ट थी ना उस समाज के अंदर, रिस्पेक्ट काफ़ी थी, इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। और इन्होंने क्या किया, जो समाज के सोशल फिनोमिना पर काम किया, यानी जो समाज का सोशल फिनोमिना उस पर काम किया कि लाइफ क्या है, इसको कैसे जीना चाहिए। तो इनका मानना था कि जो फिलोसफी है ना, जो फिलोसफी है वो साइंस से बेटर है और इन्होंने फिलोसफी को साइंस से बेटर बनाने के लिए बहुत से एग्जाम्पल दिए और बहुत से प्रयास भी किए। देखो जैसे इन्होंने बताया, सपोज करिए कि मैं आज के टाइम में एग्जाम्पल लेता हूँ, किसके बीच में? साइंस और फिलोसफी के बीच में, कि साइंस और फिलोसफी में इन्होंने किस प्रकार से आगे कंपैरिजन किया कि किस प्रकार से जो फिलोसफी है वो बेटर है साइंस से। जैसा कि अभी आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में बहुत एक तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। तो साइंस आपको क्या दे रही है? साइंस आपको दे रही है वॉर वेपन, यानी जो भी हथियारों का यूज हो रहा है वो आपको क्या दे रही है? साइंस दे रही है। और साइंस आपको क्या करेगी? बढ़िया से बढ़िया और घातक से घातक हथियार बना के दे देगी। ओके, लेकिन इन्होंने बोला कि भी साइंस जो है वो एक तरह से डिस्ट्रक्शन का काम करेगी आपके लिए, और जो फिलोसफी है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि जो फिलोसफी है वो आपको ये बताएगी कि जो आप हथियार बना रहे हैं, ठीक है, और जो हथियार बना रहे हैं तो उस हथियारों के प्रति आपका दायित्व क्या है, कि हमें इन्हें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि सोच के देखिए कि आज मैंने कोई एक बहुत घातक हथियार बना लिया, अब मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मैं दायित्वपूर्ण पर्सन हूँ। अगर बाई चांस मेरी मृत्यु हो जाती है या मेरे को कुछ हो जाता है तो मैं मेरी आने वाली पीढ़ी या मेरे आने वाले वंशज पे किस प्रकार से रिलाई कर सकता हूँ कि वो उतने ही दायित्वपूर्ण रहेंगे उन हथियार के प्रति। तो क्योंकि जो साइंस है वो क्या करती है? दायित्व डिसाइड नहीं करती है। तो इसीलिए जो फिलोसफी है वो क्या करती है? दायित्व का निर्धारण करती है और हमें ये बताती है कि हथियारों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। या फिर जैसे हमने बना भी लिया, सपोज करिए जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई हथियार बना लिया, तो फिलोसफी मेरे को ये बताएगी कि इन हथियारों का मैं इस्तेमाल कैसे करूं। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई पाक की तरफ से सीज फायर कर दें और मैं मेरे हथियारों के दम पे क्या कर दूं, उनके ऊपर परमाणु हमला कर दूं और ऐसे लोगों की भी जान ले लूं कि जिनका इस सीज फायर का उल्लंघन करने में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं था। तो यहाँ से क्या होगा कि जो मेरा दायित्व है उसका डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो फिलोसफी है वो साइंस से अच्छी है और जो फिलोसफी है वो हमें बताती है कि हमें किस हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है और हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है। चलिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सोक्रेट्स के जीवन से संबंधित आज हम थोड़ा जानते हैं और देखते हैं। जो सोक्रेट्स थे ना वो क्या थे? प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के गुरु थे। ओके, किनके गुरु थे? वो प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो पर उनका स्टार्टिंग से ही प्रभाव देखने को मिलता है। और वो क्या थे? एक शिष्य के रूप में जहाँ भी सोक्रेट्स जाते थे और उनके साथ साथ में रहते थे। और जो सोक्रेट्स थे वो क्या थे? मार्गदर्शक के रूप में रहे हमेशा प्लेटो के रूप में। और इन्हें अपने नगर राज्य एथेंस में सत्ता विरोधी विचारों की, अब सत्ता विरोधी विचार कौन से? कि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो भी समाज की रॉन्ग प्रैक्टिस थी, अब रॉन्ग प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? जो राजा है वो चला रहा है, उनको क्या दे रहा है? शय दे रहा है। तो इन्होंने उनका क्या किया
आगे जाकर उनकी आलोचना की और वो जो थी वो सत्ता विरोधी विचार मान लिए गए और इनको क्या कहा गया, इनको मृत्युदंड दिया गया। तो सोक्रेट्स जो थे मृत्युदंड के कारण, तो इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इनका मेन काम क्या था कि भाई 4-5 लोग इकट्ठे कर लेते, उनके सामने एक डायलैक्ट या वाद विवाद करवाते, कोई मुद्दा रखते और उसके बाद में उनको ज्ञान देते थे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सोक्रेट्स जो थे उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, यानी उनके द्वारा लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ नहीं है। तो जिनके विचार हमें पता चलते हैं वो कहाँ से पता चलता है, जीनोफोन या प्लेटो के आरंभिक संवादों से पता चलता है। क्योंकि जो प्लेटो थे वो एक ऐसे शिष्य के रूप में उभरे कि इन्होंने क्या किया, अपने गुरु को अमर कर दिया। अब वो कैसे अमर कर दिया कि जो इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे उनमें इन्होंने जो मेन पात्र के रूप में था अपने गुरु को दिखाया और अपने विचारों को अपने गुरु के मुंह से कहलवा कर उनको क्या कर दिया, अमर कर दिया और उनके विचारों को क्या किया, आगे समाज के सामने रखा। तो जब इनको मृत्युदंड दी गई, मृत्युदंड दिया गया, किनको दिया गया, सोक्रेट्स को। क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने सत्ता विरोधी विचार थे उनके कारण। तो युवा प्लेटो को इस कदर प्रभावित किया कि इसने अपने विचारों को भी सोक्रेट्स के मुंह से कहलवा कर उसे अमर कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा सोक्रेट्स के जीवन के बारे में कि इनका जो जीवन था वो कैसे रहा और इन्होंने क्या कुछ किया। तो अब हम देखते हैं कि जो सोक्रेट्स थे इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया तर्क विद्या का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया इन्होंने, तर्क विद्या का सिद्धांत। तो सोक्रेट्स का मानना था कि प्रकृति का जो ज्ञान है ना वो केवल वस्तु का निरीक्षण करके, अवलोकन करके या उसको जांच परख के हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है ना तो ज्ञान प्राप्ति क्या है, एक मानसिक अभिक्रिया है, यानी मेंटल एबिलिटी है और उसके द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सत्य को पाने का सही तरीका क्या होगा, तो इसका इन्होंने सही तरीका बताया कि आप क्या करो, डिबेट करो, वाद विवाद करो, वार्तालाप करो या तर्क विद्या करो। तो इन्होंने जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और वो किस तरीके से दिया, इन्होंने जो था वाद विवाद, वार्तालाप और तर्क विद्या के माध्यम से इन्होंने क्या किया, वो ज्ञान दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सोक्रेट्स खड़े हो जाते हैं, इनके साथ में जो भी लोग होते थे और वो उनके सामने क्या रखते, कोई क्वेश्चन रखते हैं, इधर से कोई जवाब आता, फिर एक काउंटर जवाब आता। तो लास्ट में जाकर जो सोक्रेट्स थे वो अपने विचार देते कि भाई ये चीज़ गलत है तो गलत क्यों है और सही है तो सही क्यों है। तो सोक्रेट्स क्या करते थे, सबसे पहले एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर देते, उस पर प्रश्न उठाते और एक व्यापक प्राक कल्पना की सहायता से इसकी जांच की जाती है। क्योंकि व्यापक तो इसलिए हो जाती है ना क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो विचारों का बंडल है वो उस असेंबली के अंदर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। उनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया जाएगा और कुछ को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी टॉपिक के ऊपर, यानी जो भी कोई विषय है या कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर उस असेंबली में जितने भी लोग हैं उनके पास में इतना कुछ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये तर्क विद्या का सिद्धांत था कि आप अगर किसी को ज्ञान देना चाहते हैं तो तर्क विद्या की सहायता से आप उनको ज्ञान दे सकते हैं। जो इनका नेक्स्ट काम था वो था प्रयोजनमूलक व्याख्या। तो इनका मानना था कि इस संसार में कोई भी काम होता है या कोई भी जीव उत्पन्न होता है या पैदा होता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी निर्धारण होता है। टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया। तो क्या माना कि मानव की गतिविधियाँ, यानी मानव जो भी गतिविधि करता है किसी लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय या साक्ष्य से प्रेरित होता है, यानी उसका जो भी काम होता है वो वैसे ही नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है या फिर कोई ना कोई साध्य से प्रेरित होकर वो क्या करता है, उस काम को करता है। तो ये जो थी इनकी प्रयोजनमूलक व्याख्या थी किनकी, सोक्रेट्स की। तो आगे हम पढ़ते हैं कि सोक्रेट्स जो थे वो किस प्रकार से, मतलब एक ऐसे पर्सन थे कि जो ये मानते थे कि चाहे हमारा राजा या हमारा शासक चाहे कितना भी क्रूर है, यदि हम उनके मतलब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले जो वंशज है उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे। चाहे हमें मृत्युदंड दिया जा रहा है लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, उस कानून का पालन करें। तो इनके बारे में बताया जाता है कि जब सोक्रेट्स को मृत्युदंड दिया गया तो वह अपने प्राण बचाने के लिए भाग सकते थे और उनके बहुत से शिष्यों ने उनको बोला भी कि सर आप ऐसे करिए कि आप भाग जाएं यहाँ से, लेकिन उन्होंने लास्ट में यही बोला कि मैं वहीं रहकर यह दंड भोगना उचित समझा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है। तो यानी
जैसे आप देख सकते हैं कि इनको क्या दिया जा रहा है, जहर का प्याला दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इनके जो शिष्य हैं इनको बोल रहे हैं कि आप भाग सकते हैं, लेकिन इन्होंने भागने की बजाय अपना जो कानून था उनका पालन करना ज़्यादा मुनासिब समझा। और इसके कारण जो इनकी मृत्यु का प्लेटो, तो प्लेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इन्होंने क्या किया, जो भी समाज के अंदर शासक था उनका बहुत अच्छे से उसका एक अलग से अल्टरनेट खोजने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम ये समाज में रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है तो हम इसको अच्छे ढंग से लागू करवा सकते हैं। तो उसके बाद में इन्होंने जो आगे नेक्स्ट सिद्धांत दिया वो दिया आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। यानी सोक्रेट्स का मानना था कि आप किसी भी एक फिगर को दोबारा से सेम डिक्टो फिगर नहीं खींच सकते। हम आज की बात नहीं कर रहे, आज आप ये कहेंगे कि हाँ सर हम तो बिल्कुल एग्जैक्ट खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में क्या है आपके पास में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम हूबहू बिल्कुल एग्जैक्ट उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उस समय की बात करें हम, जब इनका जन्म था 400 ईसा पूर्व के राउंड फिगर में, तो उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन्होंने ये थ्योरी दी। तो इनका मानना क्या था कि सत्य ज्ञान की उपयुक्त पद्धति के लिए सोक्रेट्स जो थे वो ज्यामिति से यानी ज्योमेट्री से काफ़ी प्रभावित थे। इनका मानना था कि शुद्ध आकृति कभी भी खींची नहीं जा सकती, चाहे उसकी मोटाई में हो, चाहे चौड़ाई में हो, चाहे लंबाई में हो। भाई थोड़ा बहुत भी अंतर पाया जाए लेकिन डिफरेंस तो उसके अंदर पाया ही जाएगा। तो फिर भी एक अपूर्ण आकृति पूर्ण वस्तु को दिखाती है, यानी चाहे वो पूर्ण नहीं है यानी उसके जैसी सेम डिक्टो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगी, एक पूर्ण आकृति को दिखाएगी। तो यानी इन्होंने ज्योमेट्री से क्या किया है, नगर राज्य को डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार हमारा नगर राज्य भी अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है। ठीक, तो विज्ञान के माध्यम से हम जिन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं वे आकृति मात्र हैं। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से इन आकृतियों का विकृत प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी हमें एग्जैक्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होते हैं। यदि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस मुहिम के भागीदार बने। तो चलिए आगे हम देखते हैं इनके बारे में कि जो सबसे मेन मुद्दा था, जो सबसे मेन विचार थे, इन्होंने किसके ऊपर दिया कि इन्होंने जो विचार दिए हैं वो दिए एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने बोला है कि किस प्रकार से इनके समय में जो प्रचलित था कि सोफिस्ट और सोक्रेट्स के जो विचार थे वो किस प्रकार से थोड़े अलग अलग थे। तो देखिए जो सोफिस्ट लोग थे ना वो ऐसे विचारक थे जो क्या करते, पैसे लेते और पैसे के बदले में उनको एजुकेट करते। और वो एजुकेशन भी कैसी होती कि सामने वाला भी यूँ सुनना चाहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, तो बस वो यही सिखाते कि हाँ मैं अच्छा हूँ, यानी वो अलग से कुछ भी नहीं, वो ज़्यादा ये चाहते थे कि भाई सामने वाले को जस्टिफाई किया जाए भाई। तो ये केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दिया, जो एजुकेशन है ना दिए जाने के पक्षधर में थे सोफिस्ट लोग थे, और जिनसे इनको काफ़ी धन प्राप्त होता था। क्योंकि अभी तो आपको बोला कि ये ना जो पेड टीचिंग थे ना उनका फेवर करते थे। ये ऐसे नहीं है कि भाई हाँ भाई हर अरे गहरे बंदे को चलो भाई आज हम तुमको एजुकेट करते हैं, तो ऐसा नहीं था। तो ये केवल एलिट क्लास को ही क्या करते थे, एजुकेशन देना चाहते थे, और ये वही पढ़ाते थे जो वो सुनना चाहते थे। तो इसीलिए सोक्रेट्स ने कहा कि भाई आप चलो एजुकेशन तो दे रहे हैं लेकिन आप इनके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे सोक्रेट्स ने क्या किया, और ये वही पढ़ाते जो वे सुनना चाहते थे। लेकिन सोक्रेट्स क्या थे, ये सबको मुफ्त एजुकेशन देते। किसके माध्यम से देते, तर्क, वार्तालाप, वाद विवाद के माध्यम से शिक्षित करने के पक्षधर थे। और ये बच्चों को क्या सिखाते कि आपको अपने जो प्रिंसिपल है ना उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते करते अगर आपको मृत्यु दंड भी दिया जाता है तो उनको आपको सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। और इन्होंने भी यही करके दिखाया कि जब इनको मृत्यु दंड दिया गया तो ये भागे नहीं और इन्होंने बहुत सहजता से और विनम्र तरीके से उसको स्वीकार किया। तो आगे देखिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कूल थॉट। तो हमारे पास में जो स्कूल थॉट मिलते हैं ना वो 3 प्रकार के मिलते हैं। एक तो होता है रिलीजन, एक साइंस और एक फिलोसफी। तो जो रिलीजन है ना वो हमें क्या बताता है कि ज़िंदगी को कैसे जीनी चाहिए, यानी हमें ये क्या बताते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। वहीं पे साइंस जो है वो हमें क्या बताती है, हमें बताती है वैज्ञानिक तथ्य
कारणों परिणामों पर सोच बनाती है कि इनके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी सोच को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि रिलीजन तो हमें ये बताएगा ना कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। और ये रिलीजन वाले क्या कहेंगे, ज़्यादा भाई कहेंगे यार कोई भक्ति भुक्ति करो, राम का नाम लो, धर्म में विश्वास करो और लोगों की हेल्प करो, सहायता करो। तो इस टाइप की जो बातें होती है ना, वो कौन करते हैं, रिलीजन से प्रेरित जो लोग होते हैं ना, वो बातें करते हैं। लेकिन जो साइंस वाले होते हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो वो ये कहते हैं, वो इसमें बिलीव करते हैं कि है क्या, यानी वट इज में बिलीव करते हैं और वैज्ञानिक तथ्य करण और परिणाम पर अपनी एक सोच बनाने का कार्य करते हैं। अब हम आ जाते हैं फिलोसफी। जब फिलोसफी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि क्या होना चाहिए, यानी इसमें वो विश्वास करते हैं। क्योंकि इसमें फिलोसफी क्या हो सकती है कि देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरी सोच कुछ और है किसी भी टॉपिक पे लेकर, और आपकी सोच कुछ और हो सकती है। तो दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई खाओ पियो ऐश करो और कोई मैटर नहीं करता। तो सबकी सोच अलग अलग है। तो ये विश्वास करते हैं बट और टू बी में, यानी होना क्या चाहिए, यानी लॉजिक पर काम करती है ये बात। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास में 3 प्रकार के स्कूल थॉट मिलती है, रिलीजन, साइंस और फिलोसफी। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने एक थ्योरी दी, कि जो थ्योरी थी हमारे पास में क्या, ज्ञान का सिद्धांत। ये जो इनका विचार था ना, काफ़ी अगर हम माने तो आज के समाज में काफ़ी बेहतरीन ढंग से यूज किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि भाई नॉलेज तो सबके पास में है, क्योंकि आप क्या करें, ज्ञान ले रहे हैं लेकिन आपको उसका ज्ञान का यूज ही नहीं करना आ रहा, आप उस ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो आई थिंक सो आपकी एजुकेशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। क्योंकि आज के समय में क्या सिखाया जा रहा है स्कूल के अंदर, आज के टाइम में जो स्कूल है उसके अंदर सिंपल ये सिखाया जाता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आप रट्टा मारो और आप क्राइमिंग करो। अगर उससे संबंधित मिलता जुलता आपके साथ में या इन पर आपकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है रियल लाइफ में, अगर उस ज्ञान का यूज अगर आपको करना पड़ जाए तो आई थिंक सो आप उसका बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने ज्ञान का सिद्धांत दिया सोक्रेट्स ने, और इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि नॉलेज अच्छी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कि ज्ञान के साथ साथ उसका प्रयोग भी आना चाहिए, कि भी आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि उसका प्रयोग कैसे। जैसे मैं एक टाइम ऐसा था कि किसी टीचर के पास में खड़ा था और वो होम साइंस के टीचर थे। तो मेरे को उस समय सुनकर काफ़ी हैरानी हुई कि उनसे एक बच्चा ये पूछने आया कि मैम चाय कैसे बनती है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि उस बच्चे को, जो भी 6ठी या 7वीं क्लास का बच्चा था, उसको ये भी नहीं पता था कि चाय बनती कैसे है। तो यानी क्या वो उस जो किताबी ज्ञान है जो उसके टीचर ने उसको किताब में से पढ़ाया है कि हाँ चाय ऐसे बनती है, इतना पानी लो, सब कुछ इतना डालो। तो अगर उसके टीचर यूँ बता देते कि बेटा आप ऐसे करो, एक दिन अपनी मम्मी के पास में खड़े हो जाओ और आपको उस ज्ञान का इस्तेमाल भी करना आ जाएगा और फिर आप इस नॉलेज को लेना। तो इसीलिए जो ज्ञान का सिद्धांत था उसमें इन्होंने बोला कि ज्ञान के साथ साथ में आपको उसका प्रयोग भी आना चाहिए। तो माना जैसे सपोज करिए, एक एग्जाम्पल है कि कोई प्रशासक है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसने डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी है और सब उसकी तुति बोलते, बहुत ज़बरदस्त पर्सन है। अब सोचिए उसके सामने कोई समस्या आ गई, यानी कोई मान लो बहुत बड़ी मात्रा में दंगा आ गया, समस्या आ गई, अब वो बेचारा घबरा जाता है। अगर वो उस दंगे को टैकल ही नहीं कर पा रहा, उसको मतलब सही ढंग से उस समस्या को सुलझा ही नहीं पा रहा, तो आई थिंक सो उसका जो ज्ञान होगा वो सब क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। एक तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब ये सपोज कर लीजिए कोई जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है जी। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर का मेन काम क्या होता है कि आपके पास में कोई भी पेशेंट आया है तो आप उसके दर्द को समझें, उसको महसूस करें, आप उसको फील करें। लेकिन आज के डॉक्टर क्या है, आज के डॉक्टर अर्थ से संबंधित हैं, उनको दर्द से कोई मैटर नहीं करता कि भाई हमारा पैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन किताबी ज्ञान ने उनके व्यवहार में एथिक्स नहीं डाली, यानी वो एथिकल नहीं हो पाए हैं। अगर वो एथिकल होते, जैसे बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा एथिकल हैं अपने पेशे के अंदर, तो रियल में क्या होता है कि जब उनके पास में डॉक्टर आता है, जब डॉक्टर पेशेंट के पास में जाता है तो उनको इतना बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ये नहीं देखा जाता ऊंच है नीच है या गरीब है अमीर है, सबको एक जैसा माना जाता है। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं। तो ये क्या होगा कि अगर उस डॉक्टर को अपने नॉलेज के अंदर एथिक नहीं है और वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, या अपने पेशेंट के दर्द के साथ में आत्मीयता का भाव नहीं लेके आ पा रहा, तो क्या होगा, तो वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बार देखा कि एक लेडीज़ ने, जैसे एक
जो लेडीज़ थी वो बात कर रहे थे कि जो वो डॉक्टर है ना, जब डिलीवरी हो रही थी तो उस समय मतलब थोड़ा पेन ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर से ये पूछा गया तो डॉक्टर ने कहा कि तू ही ज़्यादा बच्चे पैदा थोड़ी करिए, हमने भी तो बच्चे पैदा किए। तो वहीं पे उस डॉक्टर को ये सोचना चाहिए था कि अरे यार, आपने वो दर्द सहन किया तो आपका कर्तव्य बनता है, आपको इस चीज़ में एथिक होना चाहिए कि आप अपने पेशेंट को वो दर्द ना दें और उसको फील ना करवाएं, बल्कि आप तो उसको ये बात बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो डिलीवरी में है, कहते हैं कि एक जो जेंट्स डॉक्टर है वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो उस चीज़ को गहराई से समझता है और चाहे उसने महसूस नहीं किया लेकिन वो जानता है, उसको अच्छे से फील कर पाते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास में कोई अधिकारी है, यानी हमारे पास में कोई अधिकारी है, अब उसको काफ़ी टाइम हो गया, सपोज करो प्रशासन में 20 साल हो गए हैं, ज्ञान भी अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये मान सकते हैं कि उसका ज्ञान क्या होगा, माशाल्लाह होगा ज्ञान। तो अब वो इस ज्ञान का यूज दो तरीके से कर सकता है। क्या कर सकता है? एक तो पॉजिटिव लाइन में जा सकता है, यानी उस प्रशासन को काफ़ी अच्छे ढंग से बना सकता है, और वहीं पे वो नेगेटिव में भी जा सकता है। अब सपोज करो ये पर्सन अगर नेगेटिव में चला जाता है तो उस कार्यालय के लिए कितना हानिकारक होगा, उस प्रशासनिक कामों के लिए कितना हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने 20 साल में उस प्रशासन के सारे लूप होल पता कर लिए होंगे। अब जिस पर्सन को लूप होल का पता है और इतना एक्सपीरियंस है तो वो क्या कर सकता है, सारे के सारा अपना एक्सपीरियंस भ्रष्टाचार के अंदर लगा सकता है, और इस भ्रष्टाचार से जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनके अंदर हमें क्या मिलेगा, देरी देखने को मिलेगी, या कुछ अलग टाइप का करप्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में जो हमारी वीडियो थी ये ज्ञान का सिद्धांत था। इन्होंने सोक्रेट्स ने बोला कि आपको नॉलेज के साथ साथ में क्या होना चाहिए, एक अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ में आपको उसका अच्छा इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल दिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोल साइंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और इससे संबंधित हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं जो कि किससे संबंधित थी, इनके गुरु सुकरात से संबंधित थी। और आज हम पढ़ेंगे सुकरात के शिष्य प्लेटो के बारे में। और प्लेटो के बारे में आप इस कथन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे अपने गुरु के, कि जिन्होंने इस कथन से अपने गुरु को अमर कर दिया कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि असंस्कृत गैर यूनानी के बजाय मैं यूनान में पैदा हुआ, दास के बजाय नागरिक के रूप में, स्त्री के बजाय पुरुष के रूप में पैदा हुआ। किंतु सबसे अधिक धन्यवाद मैं इस बात का करता हूँ कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। तो यहाँ से ये पता चलता है कि प्लेटो कितना अपने गुरु को मानते थे और उनके लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा, तो उस वीडियो के अंदर हमने देखा जो सुकरात थे उन्होंने किसी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ठीक है जी। यानी इनके जो भी मिलते हैं वो जीनोफोन से या फिर प्लेटो के द्वारा इनके बारे में हमें पता चलता है। तो जो प्लेटो हैं उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक के अंदर इनको अपना एक मेन किरदार, मेन पात्र के रूप में दिखाया, और इनकी जो भी शिक्षाएं थी और इनके मुंह से कहलवाई है, अपनी बात को भी इनके मुंह से कहलवाया और इनको अमर कर दिया। तो चलिए आज हम प्लेटो के बारे में ही पढ़ेंगे, और जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है, सामान्य परिचय इनके बारे में जो भी है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो के बारे में। पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं भी क्या है। कहते हैं कि प्लेटो जो था प्लेटो को प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली और पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना जाता है। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ, यानी एक अच्छे खासे घराने के अंदर ये पैदा हुए। इनके जो कंधे थे मतलब बहुत अच्छे शरीर में थे, तो चौड़े कंधे थे, सुंदर और मजबूत शारीरिक इनकी जो शारीरिक बनावट थी वो थी, के कारण लोग इन्हें क्या कहते थे, एरिस्टोक्लीज या फिर अफलातून के नाम से बुलाते थे। तो एरिस्टोक्लीज का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सबसे अच्छा और प्रसिद्ध। उसके बाद में गुरु सुकरात की अद्भुत तर्क विद्या ने उनके मन को आकर्षित कर जहाँ एक कुशल दार्शनिक बनाया, और वहीं सुकरात के प्राणदंड की घटना ने इतना प्रभावित किया कि कई वर्षों तक ये कहाँ भटकते रहे, यूनान, इटली, मिस्र, भारत की यात्रा की और वहाँ की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। तो इसलिए भारतीय चिंतन से
प्लेटो के धर्म संबंधी विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि प्लेटो ने भारत से क्या लिया, एक तरह से जो धर्म संबंधी व्याख्या की गई है वो कहीं ना कहीं भारत के वेदांत शिक्षा से क्या है, मिलती जुलती है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लेटो के बारे में पढ़ा कि जो प्लेटो है उनके ऊपर उनके गुरु सुकरात के मतलब जीवन का और उनके मृत्यु का बहुत काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। और थोड़ा और इनके बारे में देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इन्हें मानकीय राजनीति यानी नॉर्मेटिव जो सिद्धांत है का जनक भी माना जाता है। और इन्होंने क्या देखा कि जब ये पैदा हुए तो उस समय जो इनका राज्य था यानी एथेंस, तो एथेंस का क्या चल रहा था, एक इसका पड़ोसी राज्य था जिसका नाम था स्पार्टा। स्पार्टा के साथ में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ओके, और इस युद्ध को क्या कहा जाता है, पेलोपोनेशियन युद्ध भी कहा जाता है। ये जो युद्ध था ना ये 28 वर्षों तक चला। कितने टाइम तक चला, 28 ईयर तक, यानी बहुत एक लंबे टाइम तक चला। और इस युद्ध के कारण देखने को क्या मिला कि जो एथेंस था उसका पतन हो गया। तो अब जो प्लेटो था वो ये चाहता था कि मैं कुछ एक ऐसा राज्य बनाऊं, इतना स्ट्रॉन्ग राज्य बनाऊं कि उसका पतन ना हो, एक ऐसा राजा होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया। लेकिन इसके साथ में इनका जो भी काम है, जो भी वर्क है, उस पर दो घटनाओं ने और भी प्रभाव डाला। इसीलिए ये क्या करते हैं, जो डेमोक्रेसी है उसको क्या करते हैं, नफरत करते हैं। और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, शुक्रों की नगरी या सूरों का राज्य, कुछ इस टाइप से बोलते हैं उनके बारे में। तो रियल में ऐसी दो घटनाएं कौन सी थी और कौन क्या चीज़ रहा कि इन्होंने अपनी यंग एज में, जब ये क्या थे हमारे पास में, जब ये यंग थे तो इन्होंने यंग एज में देखा, एक तो सबसे पहले इन्होंने देखा फर्स्ट द रूल ऑफ 30 यानी जो 30 लोगों की सरकार थी, शासन था, उनके बारे में देखा। और ये वही गवर्नमेंट थी, यानी ये वही सरकार थी जिसने क्या किया था, इनके जो गुरु सुकरात था उनको यंग लोगों को पथभ्रष्ट करने के आरोप में फंसाया। क्योंकि आपको पता होगा जो सुकरात थे वो क्या करते थे, मतलब जो भी जवान लोग थे उनको कहीं ले जाते थे, उनके सामने कोई बात रखते थे और अपने विचार रखते थे। और अगर कोई बात राज्य के खिलाफ गलत है तो भी वो बोलने में हिचकिचाते नहीं थे। तो इसी के कारण उस समय क्या किया गया था, इनको जहर का प्याला पीना पड़ा और हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो रहने वाली हैं उसकी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या देखने को मिला कि जो रूल ऑफ 30 लोगों का था उन्होंने क्या किया, इनके गुरु को पथभ्रष्ट करके आरोप में लगाया। लेकिन जब इसके बाद में रूल ऑफ 30 के बाद में जो नई गवर्नमेंट आती है, यानी एक डेमोक्रेटिक सरकार आती है, रूल ऑफ 30 के बाद में एक लोकतांत्रिक सरकार आती है। और लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, जो इनके गुरु है, ठीक है जी, उनके गुरु को क्या कर देती है, अनैतिकता के अभियोग में उनको सजा सुनाती है और एक जहर का प्याला उनको पीना पड़ता है। तो इसीलिए ये क्या करने लगे, डेमोक्रेसी से नफरत करने लगे थे। और प्लेटो के साथ में अरस्तु, पेरेटो, ये भी कुछ ऐसे पर्सन है जो क्या करते हैं, अगेंस्ट हैं किसके, डेमोक्रेसी के। उसके बाद में अगर हम इनके बारे में थोड़ा और जानें तो हमें ये पता चलेगा कि जो प्लेटो थे इन्होंने एक अकेडमी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनवाई, जो क्या थी, यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी थी। क्या थी ये, यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी थी। और दरवाजे पर लिखवाया। अगर आज आप देखेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने लिखवाया कि जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है, किसका, जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वे अंदर ना आए। तो अब सोच के देखो कि अगर रियल में आज के टाइम में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वे ये बात लिखवा दें तो क्या होगा, गणित का ज्ञान तो भाई किसी को नहीं है, तो अंदर कौन आएगा। लेकिन उस समय जो गणित का ज्ञान था उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और वो इस बात से बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमें ये पता चलता है कि जो प्लेटो है उस पर किन किन लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इनके जो प्रभाव देखने को मिलता है वो प्रभाव देखने को मिलता है हमें सोक्रेट्स का, यानी सुकरात का। क्योंकि इन्होंने जो रचना की वो संवाद शैली में की, उनकी जो भी मतलब बातें थी या कुछ भी था तो कैसा था, डायलेक्चुअल मेथड था उनका, यानी वाद विवाद तर्क से करके क्या करते थे, अपनी बात को रखते थे। और वही जो चीज़ थी वो किसने अपनाई, प्लेटो ने अपनाई, यानी द्वंदात्मक पद्धति अपने गुरु से इन्होंने ग्रहण की। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एनालॉजी का प्रयोग किया। एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी के अंदर
समानता स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? एनालॉजी का मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ के अंदर समानता स्थापित करते हैं तो उसको एनालॉजी बोला जाता है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना और इनमें समानता के आधार पर तर्क करना। तो ये गुरु जो इनके थे वो यही तो चीज़ करते थे। उसके बाद में कि इन्होंने जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया वो भी कहीं ना कहीं इनके गुरु से ही प्रेरित था। जैसे कि इनके गुरु ने बोला कि जब स्वास्थ्य के विकारों को सही करवाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाते हैं और जूता बनवाने के लिए एक बहुत अच्छे मतलब कारीगर के पास में जाते हैं, तो हम अपने राज्य जो अपना राज्य है, जो अपना स्टेट है, वो कैसे एक ऐसे नागरिक या कैसे एक लोग के इंसानों के हाथों में सौंप दे कि जिनको चलाने नहीं आता शासन। उसके बाद में नेक्स्ट है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का क्या प्रभाव पड़ा कि इन्होंने ज्यामिति पर काफ़ी काम किया, तो इसलिए प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ सोल है तो उस पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हेराक्लिट्स। तो इनका क्या था? कंसेप्ट ऑफ चेंज, यानी इन्होंने बोला कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, यानी कंसेप्ट ऑफ परमानेंस, यानी परमानेंट कुछ भी नहीं है, कि ये नियति का, ये प्रकृति का मतलब एक नेचर है कि बदलाव जरूरी है, तो हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्लेटो का आदर्श राज्य, यानी इन्होंने क्या अपने राज्य के बारे में बोला। तो राज्य पर प्लेटो के विचार। तो प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध और विख्यात पुस्तक द रिपब्लिक में अपने राज्य संबंधी विचारों को परिभाषित किया। प्लेटो अपने राज्य को आदर्श न्याय के रूप में, आदर्श राज्य के रूप में क्या करना चाहता था? स्थापित करना चाहता था। और इसका रीजन भी आपको पता ही होगा कि वो एक आदर्श राज्य क्यों बनाना चाहता है, नोबल स्टेट क्यों बनाना चाहता है। क्योंकि आपने देखा कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो कैसी थी? एक भ्रष्ट सरकार थी। इनका मानना ये था कि उनको यही नहीं पता था कि शासन किया कैसे जाते हैं। तो अर्थात ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहाँ न्याय व्यवस्था हो, और ये जो न्याय व्यवस्था है ना, ये इनका सबसे उत्तम गुण माना गया रिपब्लिक के अंदर। और जो उपशीर्षक है वो भी कहीं ना कहीं इसी को ही दिया गया है। ओके, और वहाँ के शासक में क्या 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 गुण होने चाहिए? विवेक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तृष्णा होनी चाहिए, आधे भाव को विद्यमान होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके जो थॉट्स ऑफ स्टेट है इसको पढ़ने से पहले हम इनकी जो पुस्तक है ना, कुछ एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जैसे रिपब्लिक हो गई, स्टेट्समैन होगी, लॉज होगी। वैसे तो इन्होंने बहुत सी पुस्तक लिखी हैं, जैसे सिम्पोजियम हो गया, फायदो, अपोलॉजी, मैनो। लेकिन जो मेन पुस्तक है ना इनकी, वो कौन कौन सी है? रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको पढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कंसेप्ट समझ आएगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में। हम देखते हैं रिपब्लिक के बारे में, जो इनकी काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही। और इस पुस्तक के ऊपर जो इनके गुरु था सुकरात, इनका पूरा प्रभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट आता है वो इसी के अंदर आता है। और ये क्या चाहते थे? एथेंस को मजबूत बनाना चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने क्या दिया? फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया। तो जो रिपब्लिक है ना, इसका जो उपशीर्षक है यानी सब टाइटल है, यानी जो इसका उपशीर्षक है, और वो भी क्या है? वो भी न्याय ही रखा गया है। क्या रखा गया है? न्याय रखा गया है। तो इसमें आदर्श राज्य है वह उसके कर्तव्यों का वर्णन किया गया, यानी रिपब्लिक यानी एक ऐसा स्टेट बना रहे हैं तो जो आदर्श होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। अगर कोई राज्य आदर्श होगा तो वो क्या करेगा? मेन उसका काम क्या होगा कि उसमें उसके कर्तव्यों का वर्णन दिया होगा कि आपके कर्तव्य क्या है अपने लोगों के लिए। तो इसमें ये बोला गया। और सबसे मेन बात ये है कि जो रिपब्लिक है ना, उसका जो व्यू है ना, काफ़ी ब्रॉड व्यू है, यानी इन्होंने एक विस्तारित व्यू रिप्रेजेंट किया रिपब्लिक में। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक में किस किस को ऐड किया? इन्होंने ऐड किया है जैसे दर्शन शास्त्र। आप दर्शन शास्त्र का प्रभाव इसमें देख सकते हैं। दर्शन शास्त्र के साथ साथ में और मानूँ तो मैं जैसे अध्यात्म के बाद में मनोविज्ञान, और शिक्षा विज्ञान। और जो रूसो है ना, इनकी जो पुस्तक है एमाइली, वो इसी से प्रेरित पुस्तक है जो इन्होंने रिपब्लिक के अकॉर्डिंग लिखी है। और शिक्षा शास्त्र पे भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद में इन्होंने अर्थशास्त्र पर भी लिखा है। और इसी से हमें क्या मिलता है? साम्यवाद के दर्शन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी एक ब्रॉड फॉर्म लिया है, कितना एक ब्रॉड व्यू लिया है इन्होंने रिपब्लिक को लिखने के अंदर।
और इन्होंने रिपब्लिक में लिखा कि आदर्श राज्य का अस्तित्व विचार जगत में ही है। क्यों? क्योंकि इनको लास्ट में समझ आ गया था, क्योंकि ये जो वाक्य लिखा गया ना, ये रिपब्लिक में ही लिखा गया है कि जो मैं एक क्या चाहता हूँ, एक आदर्श स्टेट चाहता हूँ कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक है जी, कोई कमी ना हो। तो फिर इन्होंने स्वीकार किया कि भाई ऐसा राज्य जो है ना, वो रियल में आप कहाँ लिख सकते हैं, या तो विचार जगत में देखने को मिलेगा, और या फिर कहाँ देखने को मिलेगा, स्वर्ग में देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे ना, इसका मतलब अस्तित्व विचार जगत में है, धरती पर ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने इसके बारे में भी रिपब्लिक के अंदर लिखा। तो अब रिपब्लिक क्या करता है, राजा के ऊपर भी खुल के बोलता है कि जो राजा है उसमें क्या कुछ होना चाहिए। तो इन्होंने क्या गुण देखती है राजा के अंदर, तो राजा में ये कहता कि राजा में बुद्धि होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि एक जो फिलोसफर किंग बनेगा ना, वो एक कठोर किसके बारे में बनेगा, एजुकेशन के बारे में बनेगा। और जो एजुकेशन आती है उसमें स्टार्टिंग के अंदर साहस, फिर बुद्धि, और फिर उसको खुला छोड़ दिया जाता है राजा को कि भी आप पूरे राज्य का क्या करो, भ्रमण करो और उसके बारे में देखो। तो वहाँ से क्या करते हैं, उसमें न्याय भाव जो है वो कहीं ना कहीं उसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि जो रिपब्लिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और प्लेटो जो थे वो क्या करते थे, लोकतंत्र से नफरत करते थे, इसलिए इसको क्या कहते थे, जो सूरों की नगरी है उसको बुलाते थे। और जो इसके बाद में एक काफ़ी कौन थे, सेबाइन, सॉरी कौन थे, सेबाइन। तो सेबाइन जो थे, इन्होंने रिपब्लिक को क्या कहा है, जो रिपब्लिक थी, रिपब्लिक को इन्होंने कल्पनावाद मानने हैं। क्या माना इनको, रिपब्लिक को कल्पनावाद माना है। तो ये जो कुछ एक इम्पोर्टेंट तथ्य थे ये रिपब्लिक के बारे में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो है मेन चीज़ों को उठाया, क्योंकि कई बार किसी पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, न्याय है, किसका प्रभाव देखने को मिलता है, सुकरात का प्रभाव देखने को मिलता है, क्या बोला गया, आदर्श राज्य और उसके कर्तव्यों के बारे में बोला गया, इसमें किस किस विषय को ऐड किया गया, जैसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अध्यात्म, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से जो साम्यवाद के दर्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, रिपब्लिक के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनकी जो नेक्स्ट बुक है जो मेन इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो हम पढ़ लेते हैं स्टेट्समैन के बारे में, थोड़ा सारों के बारे में देख लेते हैं भी क्या चीज़ है। तो हम स्टेट्समैन के बारे में देखते हैं। जो स्टेट्समैन बुक है ना, वो रिपब्लिक के लगभग 10 से 15 साल बाद में लिखी गई थी। कितने साल बाद में, अब आप देख सकते हैं कि 10 से 15 साल के बाद में तो सोच ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाती है। और ये जो बुक थी इसमें क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा राज्यों का वर्गीकरण, यानी इन्होंने क्या किया, इसके अंदर राज्यों का वर्गीकरण शो किया। अब जो राज्यों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से, तो इन्होंने 2 प्रकार के राज्य माने हैं। कितने माने इन्होंने, 2 प्रकार के राज्य माने हैं, 2 टाइप्स के। अब वे राज्य कौन कौन से हैं, देखिए, एक तो ऐसा स्टेट होगा जो कानून से संचालित होगा। कौन सा होगा, जो कानून से संचालित होगा। वहीं पे दूसरा कौन सा माना है, जो कानून से संचालित नहीं होगा। जो कानून से संचालित नहीं होते तो ये माना है। अब जो कानून से संचालित होते हैं उसमें इन्होंने क्या माना है कि सपोज करिए पहला है, इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति का शासन होगा। क्या होगा, एक व्यक्ति का शासन होगा। और इन्होंने इसको क्या माना है, इसको माना है इन्होंने मोनार्की। क्या माना है इन्होंने, इसको माना है मोनार्की, यानी राजतंत्र। ओके, जो एक व्यक्ति का शासन है वो मोनार्की माना गया। उसके बाद में जो कुछ व्यक्तियों का, उसके बाद में माना इन्होंने कुछ व्यक्तियों का शासन, तो इसको क्या माना इन्होंने, कुलीन तंत्र माना है। क्या माना इन्होंने, कुलीन तंत्र, यानी इसको क्या कहते हैं हम, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने माना है जो तीसरा कानून से संचालित होने वाला है वो है कि बहुत व्यक्तियों का शासन।
क्या, बहुत व्यक्तियों का शासन, और इसको इन्होंने क्या माना है, डेमोक्रेसी माना है, यानी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। उसके बाद में ऐसे राज्य कौन से हैं जो भाई कानून से संचालित नहीं होते, तो मानना तो यही है। पहला क्या है, एक व्यक्ति का शासन, उसके बाद कुछ व्यक्तियों का शासन, और तीसरा कौन सा, बहुत से व्यक्तियों का शासन। तो जो पहला है इसको क्या माना गया, इसको बोला इन्होंने टायरनी। क्या बोला इन्होंने, इनको बोला इसने टायरनी। तो जो टायरनी है उसको क्या बोला जाता है, निरंकुश तंत्र बोला जाता है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं जो मोनार्की है उसकी जो भ्रष्ट फॉर्म है वो कौन है, टायरनी। उसके बाद में कुछ व्यक्तियों का शासन, तो इसको क्या बोला है इन्होंने, ओलिगार्की बोला है। क्या बोला है, ओलिगार्की। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, अल्पतंत्र बोलेंगे। तो ये कौन सी है, अरिस्टोक्रेसी की भ्रष्ट फॉर्म है। और जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो भ्रष्ट फॉर्म है वो है एक्सट्रीम डेमोक्रेसी। इन्होंने क्या माना है, एक्सट्रीम डेमोक्रेसी। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से जो राज्य हैं उनका वर्गीकरण किया है। और इन्होंने क्या बताइए, इसमें 4 प्रकार की सत्ता भी बताई है। यानी जो ये बुक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बुक में इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया और 4 प्रकार की सत्ताओं का वर्णन भी किया है। तो वो 4 प्रकार की जो सत्ता है वो कौन सी है, जैसे टीमोक्रेसी पहली, उसके बाद में है ओलिगार्की, और जो तीसरी रहने वाली है वो डेमोक्रेसी है, और जो चौथी रहने वाली है वो दोबारा से कौन सी आ जाएगी, टायरनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्टेट्समैन के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला था। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो इनकी लास्ट बुक है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इस समय ये क्या हो गए थे, जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो अपने ये क्या होते रहे, अपने गुरु के प्रभाव से थोड़ा मुक्त होते रहे। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, लॉज, यानी ये एक ऐसी पुस्तक है जिस पे इनके गुरु का प्रभाव नहीं है। क्या नहीं है, इनके गुरु का प्रभाव नहीं है, और गुरु का प्रभाव नहीं है, और साथ में ये डायलॉग फॉर्म में नहीं है। ये कैसी फॉर्म में नहीं है, ये डायलॉग फॉर्म में नहीं है, यानी इसमें वाद विवाद देखने को नहीं मिलता, इन्होंने सीधा लिखा है। और ये ना सबसे बड़ी बुक है इनकी, क्या ये इनकी सबसे बड़ी बुक है, और सबसे बड़ी बुक होने के साथ साथ में ये इनकी क्या है, लास्ट बुक भी है, लास्ट बुक भी है। और इस बुक में इन्होंने क्या किया है, जो कानून है, इस बुक में इन्होंने क्या किया है, कानून की सर्वोच्चता को स्थान दिया। क्या काम इन्होंने दिया, कानून की सर्वोच्चता को स्थान दिया है। ओके, स्थान दिया है कि शासक को भी इन्होंने क्या माना है, इस क्योंकि ये देखो पूरी बुक जो है ना, ये लिखा गया है कि कानून पे आधारित बुक है, क्योंकि लॉ जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, और इसमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है कानून को। और इसी कारण जो फिलोसफर किंग है, यानी जो राजा है, उसको भी इसमें क्या माना गया, कानून के अधीन माना गया। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें राजा को कानून के अधीन माना गया है, तो ये कौन सी है, लॉज। इसके अंदर इन्होंने क्या माना है, इनको कानून के अधीन माना है। लेकिन इसमें इन्होंने एक बात कही है कि हमारे पास में एक ना अलग सी संस्था का पता चलता है हमें इसके बारे में, एक अजीब सी संस्था है जिसका नाम क्या इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा उसका नॉक्टर्नल, कुछ ऐसा सा नाम है, नॉक्टर्नल काउंसिल। ठीक है जी, ये लिखा है। ये पता क्या थी, ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें ना बुजुर्ग लोगों को चुना जाता था। कितने बुजुर्ग लोगों को, और कितने चुने जाते, 10। और कैसे चुने जाते थे, मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। और सबसे मेन खास बात क्या थी, जैसे अब आपको हंसी भी आएगी, कि सबसे मेन खास बात ये थी कि इनकी जो मीटिंग होती थी ना, वो रात को होती थी, यानी ये दिन में मीटिंग नहीं करते थे। और ये जो संस्था थी ना, इसको कानून से ऊपर माना गया था, यानी इसको क्या माना गया था, कानून से ऊपर माना गया था इस संस्था को, क्योंकि यही वो संस्था थी जो क्या करती थी, मनुष्य के जन्म से लेकर
उसकी मृत्यु तक जो भी नियम होते थे, जो भी कानून होते थे, रीति रिवाज होते थे, सबको बनाने का कार्य करती थी कौन? नॉकटर्नल काउंसिल। और सभी संस्थाओं को सबसे मेन जो काम था क्या करना था? नियंत्रण का काम, और बाकी सभी संस्थाओं पर नियंत्रण भी रखती थी इस काउंसिल के द्वारा। और बस इसके अंदर तो शायद यही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि हमने तीनों के बारे में क्या पढ़ा। देखो, रिपब्लिक में हमें क्या पता चला कि रिपब्लिक में जो प्लेटो साहब है वो बात करते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, कल्पनावादी हो जाते हैं वो, ठीक है। तो क्या करते हैं, राजा रानी की बात करते हैं कि एक फिलोसफर किंग होगा, वो सबको हरा देगा। तो फिलोसफर किंग की बात करते हैं कि जो फिलोसफर किंग है वो क्या करेंगे? स्टेट का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जब स्टेट्समैन में आते हैं ना, तो वो बेचारे 15 साल बाद में लिखे, तो थोड़े बड़े हो गए, तब उनको पता चल गया कि भाई फिलोसफर किंग तो नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं? एक मिश्रित राज्य की बात करते हैं। कैसे? एक मिश्रित राज्य की बात करते हैं, और जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा? राजनायकों के द्वारा चलाया जाएगा। उसके बाद में जब इन्होंने लॉज लिखी तो सोच सकते हैं हम बुढ़ापे के नज़दीक थे, तो बुढ़ापे के नज़दीक हैं तो भाई किसकी बात करेंगे? कानून की बात करेंगे। तो इस समय ये किसकी बात कर रहे हैं? कानून की बात कर रहे हैं। और इनका मानना है, क्योंकि जो इस समय है ना, ये कैसे एक राज्य की बात कर रहे हैं? ये एक मतलब वास्तविक राज्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक वास्तविक स्टेट की बात कर रहे हैं, रियल स्टेट की, यानी यथार्थवादी राज्य की बात कर रहे हैं, जो क्या होगा? जो नियमों के द्वारा संचालित होगा। जो किसके द्वारा संचालित होगा? नियमों के द्वारा। तो हमने पढ़ा किसके बारे में? जो भी इनकी 3 पुस्तकें थी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। और आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी हमारी अपकमिंग या लेटेस्ट वीडियो होगी उनकी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। चलिए, हम बात कर रहे थे आदर्श राज्य की। जो प्लेटो है राज्य को एक विशाल क्या मानता है? संपदा मानता है। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का एक व्यापक रूप है। उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई भेद नहीं होता। प्लेटो राज्य को एक मानवीय संस्था मानता है, और प्लेटो अपने आदर्श राज्य हेतु एक आदर्श राज्य की बात करता है, यानी फिलोसफर किंग की बात करता है, जिसमें क्या क्या गुण होंगे? विवेक, साहस और तृष्णा। ये जो तीनों के तीनों गुण हैं वो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद में है कि जो प्लेटो है, कि प्लेटो के अनुसार राज्य को कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उस राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अस्तित्व के आधार पर ही राज्य के अस्तित्व का निर्माण होता है। और उनके अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्ति जितने अच्छे गुण के होंगे, राज्य उतना ही अच्छा होगा। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को 3 आधारों में विभक्त किया है। कौन से? आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक, यानी 3 तत्व उन्होंने क्या माना है? इम्पोर्टेंट माने हैं अपने राज्य के अंदर। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जो प्लेटो साहब थे उन्होंने न्याय का क्या सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या दी, उसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो न्याय है उसके सबसे जो मेन बात चल रही है वो किस में चल रही है? रिपब्लिक के बारे में चल रही है। और रिपब्लिक का जो सब टाइटल है वो क्या था? कंसर्निंग जस्टिस, ये इसमें लिखा गया था। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय मीमांसा में न्याय की पूर्ण व्याख्या प्रकट की है। प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों का उल्लेख उसके अंतर्गत किया गया। प्लेटो ने न्याय को प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया है। उनके अनुसार सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग सभी को न्याय के अंतर्गत रहकर अपने कार्यों का क्या करना चाहिए? समापन करना चाहिए। न्याय के बिना कोई भी राज्य टिका नहीं रह सकता। जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ, अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ न्याय नहीं था। क्यों न्याय? इसलिए नहीं था कि जो मुजीबुर रहमान थे वो जीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो नहीं बनाया गया और उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। तो क्या हुआ? न्याय नहीं मिला तो विद्रोह हुआ और लास्ट में क्या हो गया? एक अलग स्टेट ही बन गया जिसका नाम क्या था? बांग्लादेश देखने को मिला। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो इसीलिए राज्य के संदर्भ में न्याय का अर्थ यह होगा कि उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण और ऊर्जा प्राप्त होगी और दार्शनिक वर्ग क्या करेगा? जो है उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करेगा।
प्लेटो ने अपने न्याय को दो भागों में बांटा है। कौन सा? एक तो सामाजिक न्याय और दूसरा कौन सा? व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व वह शासक और सैनिक वर्ग को देता है, और वहीं व्यक्तिगत न्याय जो है उनका मत है कि व्यक्ति में साहस, तृष्णा और विवेक का होना ही न्याय है। अर्थात न्याय एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के आंतरिक भाग में विद्यमान रहती है, और उनके अनुसार न्याय की स्थापना करने हेतु दार्शनिक शासन का होना अनिवार्य है। तो अभी क्योंकि जब न्याय की बात चल रही थी तो ये दार्शनिक उसके ऊपर थोड़े ज़्यादा चल रहे थे। थोड़ा और अगर हम पढ़ें तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें सोफिस्ट द्वारा स्थापित न्याय का खंडन करता है। जैसे थ्रेसिमैकस जो उस समय था ना, काफ़ी प्रचलित सोफिस्ट थे, और जो इन्होंने न्याय की व्याख्या दी थी ना, तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, उनकी जो व्याख्या है उसकी आलोचना करते हैं या उनके खंडन करते हैं और फिर अपना न्याय स्थापित करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सोफिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सोफिस्ट कौन थे, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सोफिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सोफिस्ट होते थे ना, वो क्या होते थे, टीचर होते थे, और ऐसे टीचर होते थे जो क्या करते थे, पैसे लेते थे और आगे टीचिंग का काम करते थे। और जो यूथ होते थे उस समय के यूनान के, उनको क्या सिखाते थे, तर्क विद्या सिखाते थे। यानी क्या सिखाते थे, उनको तर्क विद्या सिखाते थे कि किस प्रकार से आप तर्क वितर्क करके अब उनको ज्ञान मिल सकता है। और ये क्या करते थे, मनी के लिए अपनी जो वाक्पटुता है उनको सिखाने का कार्य करते थे। तो इसीलिए जो यूनानी लोग थे ना, जो यूनानी लोग थे वो इन्हें यूनान के नहीं मानते थे और इनको गैर यूनानी मानते थे। किनको? सोफिस्ट को। तो इसीलिए वो इनको मैटिक्स कहना पसंद करते थे। क्या कहना पसंद करते थे? मैटिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और वहीं पे ये जो खुद को थे वो हेलेनिक बोलते थे। क्या बोलते थे? हेलेनिक बुलाते थे। तो जो सोफिस्ट स्टेट है ना, सोफिस्ट लोग जो थे ना, वो क्या कहते थे, इनको जो स्टेट था ना, सोफिस्ट लोग थे वो स्टेट को नेचुरल नहीं मानते थे। स्टेट को क्या नहीं मानते थे, वो नेचुरल नहीं मानते थे, बल्कि ये मानते थे कि ये तो कृत्रिम है, यानी इनको लोगों ने बनाया। लेकिन प्लेटो और जो उनके गुरु थे वो क्या मानते थे, इसको एक नेचुरल स्टेट मानते थे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा सोफिस्ट लोगों के बारे में। तो आगे हम देख लेते हैं कि प्लेटो के अनुसार सामाजिक वर्गों के प्रधान लक्षण और उपयुक्त सद्गुण क्या है। सामाजिक वर्ग यानी उपयुक्त सद्गुण क्या होगा और प्रधान लक्षण क्या होगा। जो फिलोसफर किंग है, जो फिलोसफर, उसमें क्या होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। जो सोल्जर है उसमें क्या होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए और इमोशन होने चाहिए। जो ट्रेडर्स है यानी व्यापारी है, उसमें क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए और एपेटाइट यानी तृष्णा होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे प्रधान गुण माना गया वो कौन सा माना गया, न्याय। और जो पहली दो क्लास है उसको क्या माना गया, संरक्षक वर्ग माना गया। और ये क्या करती है, संरक्षण का काम करती है, किसका, व्यापारी वर्ग का। और अब हम देख लेते हैं कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार यानी एजुकेशन के बारे में प्लेटो जो है वो क्या। प्लेटो शिक्षा के क्षेत्र को राज्य के नियंत्रण में रखते हैं। ओके, ये क्या रखना चाहते हैं, राज्य के नियंत्रण में रखना चाहते हैं, क्योंकि जो स्पार्टा था उनकी जो एजुकेशन थी वो राज्य के नियंत्रण में नहीं थी। तो उनके अनुसार शिक्षा को व्यवस्था करना और उसका क्रियान्वयन करना राज्य का कार्य होना चाहिए। वह समानता के सिद्धांत पर बल देते हुए कहता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान रूप से एजुकेशन मिलनी चाहिए और एजुकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। प्लेटो के अनुसार एजुकेशन के माध्यम से ही पहचान की जा सकती है कि किस में विवेक है, किस में साहस है और किस में तृष्णा है। जो प्लेटो है वो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि उस समय एथेंस की शिक्षा किसके हाथों में थी, निजी लोगों के हाथों में थी। इसलिए राज्य यह नहीं करता कि क्या शिक्षा दी जाए। प्लेटो की शिक्षा नीति में क्या हमें फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी, मानसिक शिक्षा दी जाएगी, अभियोगिता दी जाएगी, कला और संगीत आदि को इन्होंने क्या किया है, अपनी जो एजुकेशन है उसके अंदर ऐड किया है। और उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, जो इनकी रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडिया यानी जो गुफा का दृष्टांत है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके माध्यम से इन्होंने हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया कि थ्योरी ऑफ आइडिया, चेंज ऑफ सोल, द मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन, इनवर्ड आई, नॉलेज ऑफ वर्च्यू और शैडो। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, बताने का प्रयास किया है। तो प्लेटो कहता है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, बस वो तो एक इल्यूजन है।
तो सांसारिक वस्तुओं को देखने के लिए केवल आईसाइट चाहिए, लेकिन आइडिया को देखने के लिए विजन चाहिए, और वो देख सकता है कि जिसकी सोल क्या हो गया, इनलाइटन हो गई है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक जो इन्होंने एक कहानी दी है उसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने एक कथा बोली थी, एक कहानी के माध्यम से बताया। तो सुकरात कहता है कि एक गुफा की कल्पना करो। क्या करो, एक आप गुफा की कल्पना करो जो किसके अंदर है, भूमि के अंदर है, और स्टार्टिंग से ही कुछ लोगों को क्या कर दिया गया, इसके अंदर बांध कर रख दिया गया, और बाहर जो इनका गेट है उसके बाहर क्या खड़े हैं, कुछ सैनिक खड़े हैं, और इसके गेट के ऊपर क्या जल रही है, आग जल रही है। लेकिन ये लोग काफ़ी लंबे समय से इसके अंदर बंद हैं। अब क्या होता है, कोई भी जब यहाँ से आता या जाता है तो इस आग की वजह से क्या बनती है, इसकी यहाँ पे हमें परछाई देखने को मिलती है। अब इन लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं बाहर जाकर भी कि रियल क्या है। इनके हिसाब से तो यही एक नेचर है, यानी जो शैडो बन रही है वही एक इल्यूजन बन रहा है, और वो इसको क्या करके बैठे हैं, सच मान के बैठे हैं। लेकिन जब सपोज करिए इनमें से कोई बंदा यहाँ से भाग जाएगा और भाग कर बाहर निकल जाएगा, और वो जब रियल में एक्चुअल में ये सब चीज़ें देखेगा तो वो क्या हो जाएगा कि उसकी जो सोल है इनलाइटन हो जाएगी, और वो समझ पाएगा कि रियल में जो दिखाई दे रहा है वो रियल में इल्यूजन है। अगर आपको रियल देखना है तो आपको विजन चाहिए, आपकी सोल क्या होनी चाहिए, इनलाइटन होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इस माध्यम से अपना जो गुफा का सिद्धांत है उसको आगे बताने का काम किया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में डिफरेंस क्या है, यानी आज का जो साम्यवाद है और प्लेटो का साम्यवाद था उसमें क्या डिफरेंस था। तो प्रयोग क्षेत्र, इसमें केवल संरक्षक वर्ग है, लेकिन इसमें क्या किया गया, संपूर्ण समाज को ऐड किया गया। संपत्ति और महिलाओं की साझेदारी है, यहाँ पे क्या है, संपत्ति का सामान्य स्वामित्व है। लक्ष्य क्या है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, लेकिन आज के आधुनिक साम्यवाद का मेन मकसद क्या है, अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसमें दार्शनिक आधार क्या है, नैतिक मूल्यों की प्रधानता होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोला गया, भौतिक संतुष्टि की प्रधानता होनी चाहिए। ये दार्शनिक वर्ग पर वैलिड होता है, लेकिन ये सर्वहारा वर्ग पर वैलिड होता है। चलिए अब हम लास्ट स्लाइड देख लेते हैं कि जो सबसे बड़े इनके आलोचक रहे हैं वो कौन है, कार्ल पोपर। कि वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। तो इन्होंने प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को ओपन सोसाइटी का क्या माना है, दुश्मन माना है, और यही हमारे पास में कौन है, कार्ल पोपर है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम गुरु शिष्य परंपरा के तीसरे किरदार अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ और 322 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी काफ़ी एक अहम किरदार रहने वाले हैं सुकरात और प्लेटो की तरह। और ये जो थे, ये क्या थे, प्लेटो के शिष्य थे। और प्लेटो किसके शिष्य थे, सुकरात के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो वीडियो है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अपकमिंग नोटिफिकेशन रहने वाली है हमारी वीडियो से संबंधित आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो धन्यवाद। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। जो अरस्तु है उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सामान्य परिचय। जो अरस्तु थे वो क्या थे, एक दार्शनिक थे और यूनान के रहने वाले थे, और प्लेटो के शिष्य हैं। और सम्राट सिकंदर, जो सिकंदर महान थे, उनके ये गुरु थे। अरस्तु का जन्म कब हो रहा है, 384 ईसा पूर्व में हो रहा है, और 322 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, इनकी मृत्यु हो रही है। और वो भी कहाँ हो रही है इनकी मृत्यु, कैलिसस में इनकी मृत्यु हो रही है। जो इनके पिता थे ना, वो क्या थे, मैसेडोनिया के स्टेगिरा नगर में इनका जन्म होता है, और मैसेडोनिया के राजा के राजवैद्य थे, यानी उनके डॉक्टर थे। तो यही कारण है कि इनके नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और पॉलिटिक्स के विवेचन में जीव वैज्ञानिक और आयुर्वैज्ञानिक दृष्टांतों का विस्तृत प्रयोग किया गया। यानी इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग विषयों पर कुछ लिखा है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सभी जानकारियों का गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ब्रॉड लेवल के अंदर लिखा है और बहुत अच्छे दृष्टांतों का प्रयोग करते हुए लिखा है।
और इसीलिए देखो अब ये बोला जाता है कि इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी। तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहाँ से आई? तो वो इनके पिताजी से आई, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे, जो मैसेडोनिया के राज दरबार में एक डॉक्टर थे और ये अपने पिताजी के साथ में थे। तो इन्होंने जो भी बाकी विषय रहे या जो भी सब्जेक्ट रहे उनका कंपैरिजन किया किसके साथ में, जीव विज्ञान के साथ में, और उन्होंने दी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। यानी इन्होंने क्या बोला कि जो पार्ट होता है ना, पार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फुल, यानी जो होल होता है वो इम्पोर्टेंट है पार्ट से, यानी बॉडी की वैल्यू है, एक अंग की वैल्यू नहीं है। तो ये उनकी ऑर्गेनिक थ्योरी थी। चलिए आगे देखते हैं। 30 वर्ष की उम्र में एथेंस आकर प्लेटो की अकादमी में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया इन्होंने, और प्लेटो ने इन्हें अपने अकादमी का सर्वोत्तम मस्तिष्क का, यानी इन्होंने एक ब्रिलियंट माइंड माना इनको, और इन्होंने प्लेटो के विचारों की तीव्र आलोचना की, और यही एक सबसे पहले आलोचक रहे हैं अपने गुरु के। फिर भी इनके विचारों पर प्लेटो की अमिट छाप मिलती है। तो इनके अमिट छाप कहाँ मिलती है? जो इन्होंने राज्य थ्योरी दी है ना, जो दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्लेटो रहे हैं उनके स्टेट्समैन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अरस्तु पर धार्मिक प्रार्थनाओं और बलिदानों के तिरस्कार का आरोप लगाकर उसके साथ भी सुकरात की कहानी दोहराई जाने का समय निकट था। ये ऐसा नहीं था, एक्चुअली रियल में क्या था कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये थे ना अरस्तु, ये क्या थे, ये गुरु थे किसके, सिकंदर महान के। अब जो सिकंदर महान थे ना, उन्होंने क्या किया, जो एथेंस था उस पर अपना कब्जा कर लिया। ओके, तो उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया, और तो सिकंदर, तो कॉमन सी बात है कि अगर हम किसी के देश पे कब्जा कर लेंगे तो क्या होगा, वहाँ के निवासी हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो यही बात किसके साथ में घटित हुई? ये घटित हुई अरस्तु के साथ में, क्योंकि उनके शिष्य ने, सिकंदर महान ने एथेंस पे कब्जा कर लिया। और इसीलिए क्या हुआ कि जब सिकंदर महान मर जाते हैं, यानी उनके मरने के बाद में जो देश के लोग थे ना, वो इनके अगेंस्ट हो गए, और इसी कारण क्या करना पड़ा, इनको अपना जो देश था वो छोड़ना पड़ा। और इसी वक्त इन्होंने क्या कहा कि मैं जो मेरे एथेंस वासी हैं उनको दूसरा दर्शन के विरुद्ध अपराध नहीं करने दूंगा। तो पहला अपराध कब किया? तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो उनका मतलब गुरु के गुरु थे, जो सुकरात थे, उनको जहर का प्याला पीना पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया, मरने के बजाय देश को छोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा और उचित समझा। तो इसीलिए ये क्या हुए, देश को छोड़कर चले गए, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 322 ईसा पूर्व कैलिसस में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने थोड़ा सा जाना किसके बारे में, अरस्तु के बारे में। और अब हम देखते हैं कि जो अरस्तु और प्लेटो थे, यानी गुरु और शिष्य में क्या समानताएं थी, यानी कुछ ना कुछ तो सिमिलर रहा होगा ना दोनों में। तो हम वो देख लेते हैं क्या था। तो देखिए, दोनों ने यूनानी नगर राज्य की अस्थिरता को खतरे की सूचना के रूप में देखा। अब देखो, प्लेटो ने देखा कि राज्य इम्बैलेंस है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक फिलोसफर किंग होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, एक फिलोसफर किंग होना चाहिए। और फिलोसफर किंग क्या कर सकता है, इस जो ये अनस्टेबिलिटी है ना राज्य के अंदर, इसको खत्म कर सकता है। लेकिन वहीं पे इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक, अरस्तु क्या कहता है कि आप एक अच्छा संविधान बनाओ ना, संविधान बनाओ, और वहाँ की जो जनता है वो क्या करे, सब उसका पालन करे, उसके नियम के अकॉर्डिंग चले, तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, ये खत्म हो जाएगी। तो ये किसके विचार थे, ये अरस्तु के विचार थे। देखो अब यहाँ पे क्या है, कितना दिन रात का फर्क है। ये बिल्कुल कल्पनावादी है, कहते फिलोसफर किंग होना चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। और यहीं पे इनकी बात देखें तो ये कहता है संविधान बनाओ, तो ये कितने प्रैक्टिकल है, अनुभववादी है, व्यवहारवादी है। तो इसी के कारण ये थोड़े ज़्यादा फेमस हुए, और इन्होंने बहुत बड़े लेवल में हर एक विषय के ऊपर अच्छे से लिखा। तो इन्होंने क्या कहा कि सूचना के रूप में देखा तो नैतिक अराजकता का उत्तरदायी माना। यानी कहते हैं कि अगर किसी देश में अनस्टेबिलिटी आती है तो वहाँ की जो मोराल होता है ना, अगर वो डाउन हो जाए तो वो देश के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। आगे, राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सद जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। तो यानी ये अराजकतावादी नहीं थे, ये राज्य को क्या मानते थे, जरूरी मानते थे कि राज्य होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य होगा तो तभी तो क्या कर पाएंगे हम, कि राज्य होगा तभी वो एक सद जीवन की सिद्धि कर पाएगा, और इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, ये एक नेचुरल है, यानी ये अपने आप बनते हैं। आगे क्या है, शासकों और नागरिकों के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो थे उन्होंने बहुत बड़े लेवल में, बहुत ब्रॉड टर्म के अंदर जो एजुकेशन है उसके ऊपर लिखा,
और उसी को उन्हीं को फॉलो किया अरस्तु ने। शारीरिक श्रम का भार दासों पर डालने का समर्थन किया। तो देखो जो प्लेटो है वो सीधा समर्थन नहीं करते हैं जो दास प्रथा का, वो कहीं ना कहीं कटते दिखाई देते हैं, लेकिन जो अरस्तु है वो क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा समर्थन करते हैं कि भाई जो दास है ना वो तो नेचुरल है। दास कैसे है, नेचुरल है। अगर दास क्या रहेगा, अपने मतलब मालिक के पास में रहेगा ना तो दास का भला है, क्योंकि जो मालिक है उसके पास में तो अच्छी नॉलेज है, सब कुछ है, और दास उनसे सीखेगा, और सीखेगा तो जो राष्ट्र के वो काम आएगा हमारे पास में। और दास अगर उसके मालिक के पास में रहेगा तो मालिक को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, और वो टाइम कहाँ यूज करेगा, अपने देश के कार्यों के अंदर वो इस्तेमाल करेगा, राजनीति में हिस्सा लेने के लिए कार्य करेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या माना, जो दास प्रथा है उसको काफ़ी अच्छा माना कि दास प्रथा तो नेचुरल अभी होनी चाहिए। तो इन सभी मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करके अरस्तु ने प्लेटो की तुलना में नई अंतर्दृष्टि का परिचय देकर राज्य परिचय दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या माना कि राज्य प्राकृतिक है, इसे इंसान ने नहीं बनाया, कि ये नेचुरल है, ये अपने आप बनकर तैयार हो गया, इसको किसी भी इंसान ने नहीं बनाया, कि एक नेचुरल एसोसिएशन है। और दोनों के दोनों लोकतंत्र के खिलाफ थे। अब लोकतंत्र के खिलाफ थे ये तो आपको पता ही होगा कि जो प्लेटो लोकतंत्र के खिलाफ क्यों हुआ, क्योंकि जो उसके गुरु थे ना, उसके गुरु थे, उनको मतलब उसने क्या देखा, अपने टाइम में दो प्रकार की सरकार देखी और उन्होंने उसके गुरु को मरवा दिया। तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र था, तो इसलिए वो क्या करते, नफरत करते थे लोकतंत्र से, और ये कहते हैं कि एक राजतंत्र होना चाहिए, कि जो राजतंत्र है वो एक बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद में पूरे भाग को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि इससे अलग हुए भाग को। यानी अब यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक थ्योरी आ गई ना, कि ये क्या करते हैं, पार्ट्स में बिलीव नहीं करते हैं, पार्ट्स में बिलीव नहीं करते, बल्कि फुल में बिलीव करते हैं, कि जो फुल के बिना पार्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने माना कि पूर्ण पहले है और भाग बाद में है। तो ये हमने क्या देखा, प्लेटो और अरस्तु के बीच में जो भी समानताएं थी उनके बारे में हमने देखा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारे पास में नेक्स्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन विधियां, कि इन्होंने कौन कौन सी विधियां बनाई। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं, जो भी अरस्तु है इनके बारे में। कि अभी हमने देखा कि इन्होंने क्या लिखा, सब विषयों पे लिखा है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इनको सभी जानकारियों का गुरु माना जाता है। लेकिन अब देखिए, जहाँ पे अरस्तु पढ़े हैं वो तो प्लेटो की एक शिक्षा संस्थान हो गया ना, तो उसका जो नाम था वो था अकादमी। क्या था, अकादमी यानी अकेडमी। लेकिन अब प्लेटो के बाद में कौन आते हैं, प्लेटो के बाद में अरस्तु आते हैं। तो अरस्तु ने जो अपना शिक्षण संस्थान बनाया उसका नाम क्या रखा, लाइसियम। क्या नाम रखा उन्होंने, इसका नाम रखा लाइसियम। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में हम अरस्तु की जो कुछ एक बुक्स थी, तो बुक्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, किसके बारे में डिस्कशन करें, बुक्स में, तो इन्होंने बुक्स लिखी है कौन कौन सी, जैसे पॉलिटिक्स होगी, द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, इन्होंने लिखा है। तो जो पॉलिटिक्स इनकी बुक्स रहने वाली है, तो पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिक्स का जो विषय है ना वो नगर राज्य रहा है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो पावर होती है ना, जो सत्ता होती है वो किसके हाथ में होती है, वो केवल जनता के हाथ में होती है। और इसीलिए इसी बुक के अंदर इन्होंने क्या दिया है, सामूहिक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत भी दिया जाता है। इसीलिए इनके विचारों के कारण इनको क्या कहा जाता है, लिबरल कंजर्वेटिव भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने गुरु की तरह रैशियल विचारों के नहीं थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लिबरल कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। ये सब के सब इन्होंने किस में लिखा है, पॉलिटिक्स के अंदर लिखा है। और जो द कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसमें तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने 158 देशों की तुलना की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितने देशों की तुलना की, 158। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये कितने प्रैक्टिकल रहे होंगे। उसके बाद में इन्होंने एक और लिखा है जिसका नाम है निकोमेनियन एथिक्स। क्या नाम है इसका, चलो हम लिख देते हैं इसको, निकोमेनियन एथिक्स। जो ये लिखा है इसमें क्या है, इन्होंने प्रयोजनवादी जो विचारधारा थी इनकी, प्रयोजनवादी विचारधारा थी, उसका विश्लेषण किया। अब प्रयोजनवादी तो आपको पता होगा, जिसको टेलियोलॉजिकल बोलते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि कुछ भी है ना वो किसी न किसी उद्देश्य से, कोई वस्तु है या
प्रत्येक व्यक्ति है, जो मर्जी हो, वो क्या है, उनका कोई ना कोई प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के लिए कोई भी नहीं है। और इसी के लिए, इसी में इन्होंने क्या किया है, बुजुर्ग जो है, जो ओल्ड पर्सन है, उनके विचारों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है इसके अंदर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इनकी जो राजनीति की अध्ययन विधियाँ थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि जो अरस्तु रहने वाले हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इन मतलब एक बहुत बड़े लेवल में इन्होंने क्या किया है, अच्छी अच्छी जो नीतियाँ थी उनका इस्तेमाल किया है। अब उनमें कौन सी आ जाती है, जैसे आगमनात्मक विधि है, उसके बाद में तुलनात्मक, ऐतिहासिक, टेलियोलॉजिकल, तो ये सब विधियों का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। और अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति। तो यानी जो इनकी अध्ययन पद्धति है वो किस टाइप की रहने वाली है। तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए अनुभव मूलक और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया है, क्योंकि वह उस समय की अस्थिर शासन प्रणालियों से चिंतित थे। इसीलिए इन्होंने ऐसी शासन प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जो स्थिर रहने के लिए सक्षम हो। तो इसलिए इन्होंने मिश्रित जो संविधान था ना, उसका भी उल्लेख किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने इसका समर्थन किया कि मिक्स करो, मिलाकर, यानी एक से देश नहीं चलेगा, सारा कुछ मिला लो बीच में। तो इसके लिए इन्होंने 158 नगर राज्यों का विश्लेषण किया। अंत में अरस्तु ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी शासन प्रणाली स्थिर नहीं रह सकती। यानी इन्होंने कहा कि एक ऐसे राउंड में चलती है, यानी जैसे राजतंत्र है, उसकी एक गुड फॉर्म आएगी, फिर उसकी एक बैड फॉर्म आएगी, फिर आगे गुड फॉर्म आएगी, फिर बैड फॉर्म आएगी, फिर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बैड फॉर्म है, तो इस प्रकार से आती है। और उसके बाद में दोबारा से क्या आता है, राजतंत्र आ जाता है। तो स्थिर शासन प्रणाली विकसित करने के लिए बहुतंत्र और अभिजात तंत्र को साथ आना होगा, जिसे अरस्तु ने मिश्रित संविधान की संज्ञा दी है। और इसके अंतर्गत सत्ता का प्रयोग गिने चुने लोग या विशेषज्ञ ही करेंगे, परंतु वे जनसाधारण की सहमति से शासन चलाएंगे। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया, लोकतंत्र और जो राजतंत्र उनको मिक्स करने का काम किया। तो जिसके बारे में बता रहा था वो देखिए, जो राजतंत्र है वो क्या माना इन्होंने कि एक गुड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि डिवाइन जो है वो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, एब्सोल्यूट मोनार्क, तो इन्होंने इसको अच्छा माना। लेकिन जब इसकी बैड फॉर्म होती है वो कौन होती है, टायरनी। तो जो टायरनी होते हैं वो ऑटोक्रेट बन जाते हैं। तो ऑटोक्रेट बनते हैं तो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। तो टायरनी के बाद में जो आती है वो कौन सी आती है, अरिस्टोक्रेसी आती है। तो ये क्या मानी गई, एक गुड फॉर्म मानी गई है। और वेल्दी और हेरिडिटी होती है इसमें। और उसके बाद में जो इसकी बैड फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, ओलिगार्की आती है। और जो सारा अधिकार होता है वो वेल्दी और बिजनेसमैन के हाथ में होता है। और जैसे रशिया, उसके बाद में रशिया, चाइना, उसके बाद रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक एक अच्छी फॉर्म मानी गई है। इसमें क्या होती है, वेल्थ प्लस में मैनी क्रिएटर्स, अ पोलिस डज द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी इसमें क्या किया जाता है, समाज कल्याण का कार्य किया जाता है और बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। और जो इसकी बैड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, डेमोक्रेसी होती है। और इसमें क्या होता है, आइलैंड मोब रूल होता है। यानी एक क्या होता है, मोब रूल होता है, किसी एक का इसमें नहीं चलता। और डेमोक्रेसी के बाद में जो दोबारा से आती है वो क्या होती है, राजतंत्र दोबारा से आ जाता है। तो इन्होंने इसलिए बोला कि जो शासन प्रणालियां हैं उनका एक चक्कर होता है और वो इसी चक्कर में क्या करती है, अपना आगे चलती है। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मिश्रित संविधान के बारे में। तो देखिए जो मिश्रित संविधान है ना, वो क्या है, लॉज के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें मतदाता के अधिकार को एक तरफ सर्वव्यापकता दी गई है, तो वही शासन का अधिकार बुद्धिमान नागरिकों तक सीमित किया गया है कि हर किसी को तो हम अधिकार नहीं दे सकते ना कि भाई आप आइए और हमारे देश को चलाइए, ताकि सर्वोत्तम व्यक्ति ही शासन के संचालन के लिए चुने जा सके। यानी सर्वोत्तम व्यक्ति वो वाले नहीं कि जो फिलोसफर किंग है, वैसा नहीं, एक अच्छा पर्सन। तो इसके लिए अरस्तु ने मध्यम मार्ग को सर्वोत्तम माना है। यानी जो मध्यम मार्ग है, तो मध्यम मार्ग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्होंने मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहा, गोल्डन मीन। तो ये क्या थे, ये अनुभववादी और व्यवहारवादी थे। ओके, ये तो आप सभी को पता ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि यार किसी भी किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम सिचुएशन अच्छी नहीं होती। यानी आप किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम सिचुएशन ना लीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, एक गोल्डन मीन अपनाइए, यानी मध्यमन बेस्ट है, बीच का रास्ता निकालिए। तो इन्होंने मध्यम मार्ग को सर्वोत्तम माना।
और इनका मानना है कि स्टेट में मध्यम वर्ग होना चाहिए। अगर जो मिड क्लास है उसके कारण क्या होती है, क्रांति नहीं आती, और मिश्रित सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया। तो क्योंकि इस वर्ग का सदस्य है ना तो धनवान होता है और ना ही क्या होता है, ज़्यादा निर्धन होता है, लेकिन अपने विशाल संख्या के बल पर दोनों वर्गों के बीच में क्या कर सकता है, ये संतुलन कायम रख सकता है, क्योंकि इनके निर्णय सामूहिक तथा उत्तम होते हैं। तो इसमें सभी को सरकार चुनने का अधिकार होता है, इसलिए ये लोकतांत्रिक है। लेकिन जिन लोगों के पास में योग्यता होगी वह ऊंचे राजनीतिक पदों को प्राप्त कर लेंगे, और इस प्रकार यह अभिजात तंत्रीय भी होगा। तो यानी अरस्तु के राज्य में सार्वजनिक नीति के निर्माण का अधिकार तो समुदाय को होगा, लेकिन उसे कार्यान्वित करने, यानी जो उसको प्रैक्टिकल रूप में लेकर आएगा ना, वो केवल एक स्पेशलिस्ट पर्सन ही लेकर आएगा, यानी विशेषज्ञ ही उसको आगे लेकर आएगा। तो ये हमने पढ़ा मिश्रित संविधान के बारे में। और अब हम देख लेते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनकी ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी क्या रही है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो रहने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आगे हम देखते हैं अरस्तु के राज्य का स्वरूप, यानी राज्य का स्वरूप कैसा था। तो अरस्तु की प्रसिद्ध कृति थी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य पर विचार किया, क्योंकि जो उनका मेन मुद्दा था ना, वो क्या था, राज्य ही था पॉलिटिक्स के अंदर। तो अरस्तु ने माना कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो व्यक्ति तो एक ऑर्गन की तरह है, तो और स्टेट क्या फुल बॉडी है, यानी एक व्यक्ति राज्य से अलग होकर नहीं रह सकता, इनका ये मानना था। क्योंकि राज्य के बिना व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हुई, और व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है जिसे राज्य की जरूरत नहीं है। वह पशु है या जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, मर जाता है, उसके जीवन का कोई मकसद नहीं होता। तो इसीलिए व्यक्ति को यदि राज्य से अलग कर दिया जाए तो उसकी पहचान क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट माना है राज्य को व्यक्ति के कंपैरिजन। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, द स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। तो अरस्तु ने राज्य की तुलना किससे किया, बॉडी से की है, और इसीलिए इन्होंने क्या दिया, ऑर्गेनिक स्टेट की थ्योरी दी है। तो जिस तरह शरीर के सब अंगों का अपना अलग अलग काम होता है, अगर कोई भी किसी के काम में दखल नहीं करता है, और उसी प्रकार राज्य के सभी वर्ग अपना अपना काम करते हैं, इसलिए व्यक्ति से राज्य मिलकर बनता है। तो ये ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब देखिए हमें राज्य की नीड क्यों है, ठीक है जी, राज्य की नीड क्यों है। और इन्होंने क्या माना था कि जो राज्य है ना वो कैसा है, उसका निर्माण नहीं हुआ है, नेचुरल है। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि ये क्या एक नैतिक संस्थान है, यानी उनको क्या माना, एक नैतिक संस्था मानी है। किसको, राज्य को। किन्होंने मानी है, अरस्तु ने। और बना कैसे राज्य कि पहले क्या होगा, एक फैमिली बनेगी, ओके, फिर क्या होगा, फैमिली के बाद में ग्राम बनेगा, और ग्राम के बाद में कौन बनेगा, स्टेट बनता है। तो ये इन्होंने एक सीक्वेंस इसके बारे में बताई है। तो इन्होंने क्या कहा कि राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। इसका कारण है कि संपूर्ण जो है वो क्या है, अंश से पहले है। चलिए राज्य की आवश्यकता के बारे में हम पढ़ लेते हैं। राज्य क्या करता है, नागरिक कल्याण का काम करेगा, यानी मनुष्य की शक्ति का अधिकतम विकास किस में हो सकता है, राज्य की देखरेख में हो सकता है। सर्वोत्तम गुणों का विकास करेगा, तो अभी तो हमने बोला कि ये क्या है, एक नैतिक संस्था है जो सद्गुणी व चरित्रवान बनाएगा, किनको, अपने जो स्टेट के लोग हैं उन्हें। बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा, यानी पशु तब से मनुष्य तब को प्राप्त करता है मनुष्य राज्य में। अवकाशपूर्ण जीवन, यहाँ दासों को उचित माना ताकि उनका स्वामी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सके, और जो लोग राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते हैं और उन्हें क्या, अरस्तु तो देश की नागरिकता देना भी पसंद नहीं करते हैं। और अच्छाई को क्या किया इन्होंने, प्रोत्साहन दिया है, यानी न्यायनिष्ठता की स्थापना करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टेट के बारे में थोड़ा विशेषताएं देख लेते हैं कि जो स्टेट है इन्होंने क्या मानी है। इन्होंने मानना है कि भाई एक नेचुरल एसोसिएशन है, सुप्रीम एसोसिएशन है, व्यक्ति से पहले है। स्टेट एक फाइनल फॉर्म है एंड लास्ट भी है,
ऑर्गेनिक थ्योरी दी है और राज्य आत्मनिर्भर है, यानी उनको किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि आलोचना, इनकी आलोचना किन्होंने की है। जो मार्क्स और गांधी थे वो क्या कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अराजकतावादी है। तो वहीं परंपरावादियों ने इसे आवश्यक बुराई माना है कि भी होना तो चाहिए लेकिन नहीं भी होना चाहिए, एक आवश्यक बुराई की भी चलाना पड़ेगा हमें। उसके बाद में राज्य की अवधारणा काल्पनिक व अव्यावहारिक है। राज्य तत्व की उपेक्षा करता है क्योंकि अभी तो देखा कि ये फुल को मानते हैं, यानी ये क्या, ये पार्ट को नहीं मानते हैं। राज्य व्यक्ति से पहले नहीं है। राज्य द्वारा नैतिकता का विकास अनुचित है क्योंकि अगर राज्य नैतिकता का विकास करेगा तो इंसान क्या करेगा, इंसान के तो अपने कोई विचार ही नहीं रह जाएंगे। राज्य कहेगा भी आपको यहाँ झुकना है, इस मंदिर में जाना है, ये करना है, तो हम तो वही चीज़ करते रह जाएंगे ना। उसके बाद में परिवार प्रथम सामाजिक संगठन नहीं है। तो ये इनकी आलोचना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं अरस्तु के जो न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में। तो न्याय के सिद्धांत के बारे में अरस्तु क्या बोलते हैं, तो जो न्याय है उन्होंने उसको क्या माना है, दो प्रकार में बांटा है। कौन कौन सा, एक तो सामान्य न्याय होता है और एक क्या होता है, विशेष न्याय होता है। और विशेष न्याय को इन्होंने आगे दो भागों बांटा है। कौन सा, वितरणात्मक न्याय और परिशोधनात्मक न्याय। तो चलिए न्याय के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मनुष्य के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं है जितनी सरलता से कानून को बदला जा सकता है। तो इनका मानना था कि न्याय के लिए प्रचलित प्रथाओं और प्रथागत कानून का सहारा लेना उपयुक्त होगा क्योंकि लिखित कानून को राज्य जब चाहे तब क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसीलिए इन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा है। सामान्य न्याय, इन अच्छाई के समस्त कार्यों को इसमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, जैसे नैतिक और सद्गुणों से संबंधित। और विशेष न्याय, जिसकी योग्यता रखता है वह उसे अवश्य मिलना चाहिए, यानी अगर कोई पर्सन कैपेबल है तो उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। तो न्याय के कारण ही क्या होता है, मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है। अब हम थोड़ा विशेष न्याय के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये दो प्रकार का होता है आगे, वितरणात्मक न्याय और परिशोधनात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय में क्या होगा कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय के अनुपातिक समानता को देखा जा सकता है, जिसमें वे शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप करने की बात करते हैं। यानी इसमें क्या करता है, जिसमें जितनी योग्यता है उसी के अनुरूप क्या करना चाहिए, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। संशोधनात्मक न्याय, तो व्यक्ति के परस्पर व्यवहार में संतुलन स्थापित करना चाहिए, यानी बिगड़े हुए संतुलन को क्या कर सके, फिर से स्थापित किया जा सके। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो इनकी गोल्डन मीन थ्योरी है उसके बारे में देख लेते हैं कि गोल्डन मीन थ्योरी क्या कहती है। तो सर्वणम मध्यमान का सिद्धांत, इसमें किसी भी अति स्थिति को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने की ये बात कहते हैं। जैसे देखो साहस क्या है, एक मध्यम मार्ग है बीच का। एक तो बिल्कुल ही डरपोक हो जाए तो भी बात नहीं चलेगी, और एक यूँ कह दे ले भाई अभी आ जा हम तो अभी निपटा देंगे, तो भी वो बात नहीं चलेगी। यानी क्या होना चाहिए, एक बीच का रास्ता होना चाहिए। तो ये इनका गोल्डन मीन थ्योरी थी। और अब हम देख लेते हैं नागरिकता की संकल्पना। जो ये थ्योरी थी ये काफ़ी इनकी फेमस भी हुई। तो अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में माना कि किसी देश और राज्य में रहने से ही मनुष्य राज्य का नागरिक नहीं बन जाता। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये ऐसे पर्सन को ही क्या देना चाहते हैं, अपने देश की नागरिकता देना चाहते हैं, यानी उन स्वामी को, दासों के उन स्वामी को जो क्या करेंगे, राजनीतिक क्रियाओं में हिस्सा लेंगे। जो व्यक्ति न्याय के प्रशासन में भाग लेगा, राजनीतिक पद को प्राप्त करने के अधिकार और योग्यता रखता है और सार्वजनिक मामलों में वोट देने का अधिकार भी रखता है। तो इन व्यक्तियों को अरस्तु क्या करना चाहता है, नागरिकता देना चाहते हैं। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, किनको नागरिकता देना चाहता है, ऐसे लोगों को जो राजनीतिक पद को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं, न्याय में भाग लेते हैं और सार्वजनिक मामलों में वोट देने का अधिकार भी रखते हैं। तो इन व्यक्तियों को अरस्तु राज्य की नागरिकता देना चाहते हैं। अब देना किनको नहीं चाहते हैं, जैसे दास हो गए, बच्चे, महिलाएं और वृद्ध लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन अब देखिए इनके गुरु में और इनमें डिफरेंस क्या है, ये महिलाओं को उतना अच्छा दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन इनके गुरु ने क्या कहा, भाई मेरे को फिलोसफर किंग नहीं चाहिए,
मेरे को फिलोसफर किंग नहीं चाहिए, अगर मेरे को फिलोसफर क्वीन भी मिल जाती है तो भी मैं काम चला लूँगा, बट फिलोसफर होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करने का अधिकार रखता है पर ये क्या करना चाहते हैं, उसे नागरिकता का अधिकार नहीं देता है, और जिनके माता पिता का जन्म नहीं हुआ उन्हें भी क्या है, इसमें अधिकार नहीं मिलेगा। तो अधिकार किन किन को नहीं मिलेगा, अधिकार इनको नहीं मिलेगा भाई। देखो दास, बच्चे, महिलाओं को मुकदमा तो दायर कर सकते हो, लेकिन हम आपको नागरिकता नहीं देंगे, और जिनके माता पिता हमारे देश में ही पैदा नहीं हुए तो हम उसको नागरिकता क्यों दें, तो इनका ये मानना था। आगे हम देख लेते हैं इनकी जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी है, यानी ये एक ऐसे विचारक है जिन्होंने क्या किया है, जो दास प्रथा है ना, दास प्रथा को इन्होंने कहा कि सही है भाई, होनी चाहिए दास प्रथा, नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो अरस्तु ने दास प्रथा को क्या माना, नेचुरल माना, प्राकृतिक संस्था माना है। तो इसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दासता संबंधी विचार प्रकट किए। तो किस में प्रकट किए हैं, पॉलिटिक्स में प्रकट किए हैं स्लेवरी से संबंधित विचार। इन्होंने दासों और पशुओं को सजीव संपत्ति माना है, वहीं घर, खेत, सोना, चांदी व अन्य भौतिक वस्तुओं को निर्जीव माना है, यानी किन किन को, पशुओं और दासों को सजीव माना, बाकी वो निर्जीव। इनका मानना है कि जिस प्रकार शरीर के किसी अंग का शरीर के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार दास का स्वामी से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जो दास है वो स्वामी से अपना बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है, क्योंकि जो उसका स्वामी है वो राजनीतिक क्रियाओं में हिस्सा लेगा, वो योग्यता रखता है और वो कोई भी राजनीतिक पद धारण कर सकता है। तो इनका मत है कि जो राज्य दास प्रथा पर आधारित नहीं होता वह स्वयं दास हो जाता है। तो अरस्तु यूनान के लोगों को विश्व के अन्य लोगों की तुलना में अधिक बौद्धिक स्तर का मानते थे, कि इनका जो इंटेलिजेंसी लेवल है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए इनका मत था कि यूनानियों को कभी दास नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मानसिक रूप से सबल होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, शारीरिक रूप से सबल होते हैं। और जो मानसिक रूप से सबल हैं वो तो निर्णय लेंगे, यानी वो कौन बनेगा, वो तो स्वामी बनेगा। और जो शारीरिक रूप से सबल है वो क्या बनेंगे, उनके दास बन जाएंगे। और दास के बन जाएंगे जो मानसिक रूप से निर्बल है, मानसिक रूप से सबल है, स्वीकार करने की क्षमता होती है, इसीलिए इनके पास में विवेक है, तो वो स्वामी है। तो दासता की उपयोगिता क्या है, दासता को जरूरी क्यों माना, इन्होंने कहा कि दास अगर स्वामी की सहायता करेगा, सेवा करेगा, तो स्वामी के पास में क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा भाई। अब वो टाइम मिलेगा तो टाइम का कहाँ यूज करेगा, तो वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, राज्य जब अधिकार देता है तो अधिकार के साथ साथ में कर्तव्य अपने आप आ जाते हैं। तो वो कर्तव्य का निर्वहन तो तभी कर पाएगा ना कि जब उसको अपने काम से फुर्सत मिलेगी, और काम से फुर्सत कब मिलेगी, जब उसका काम उसके दास निपटा देंगे तो वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो स्वामी के साथ रहने के कारण दास का भी भला होगा। क्यों, क्योंकि वो अपने स्वामी को देखेगा, यार ये देख कितने अच्छे निर्णय ले रहे हैं, तो उसी गुणों का उसके अंदर विकास होगा। और विकसित होने के बाद में अगर अच्छे गुण का विकास हो जाएगा तो दास को क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर शारीरिक रूप से सबल लोग यदि उत्पादन करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था का भी फायदा होगा। अब जैसे देखो, एक टीचर है, टीचर उन्हें कह रहे चल भाई अपने कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला काम कर ले, तो वो कहाँ से कर लेगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से सबल है, ना कि शारीरिक रूप से सबल है। तो जो काम है वो वही करेंगे। तो अब हम इनकी जो नेक्स्ट थ्योरी है, जो इनका संपत्ति का सिद्धांत है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अरस्तु और प्लेटो के जो संपत्ति के विचार थे ना, वो थोड़े अलग अलग विचार रहने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं इनके संपत्ति का सिद्धांत क्या है। अरस्तु के गुरु प्लेटो ने जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति को उचित नहीं माना, लेकिन ये तो मानते हैं, कहते भाई एक बंदा है बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से वो पैसे कमा रहा है, संपत्ति बना रहा है, तो गलत क्या है। परंतु उनके शिष्य ने क्या किया, इसका समर्थन किया है। साथ ही वे व्यक्ति के विकास के लिए इसको आवश्यक भी मानते हैं। अब देखो मेरे पास में मोटरसाइकिल है, अगर मैं कार खरीदूंगा तो क्या होगा, मेरा विकास होगा, तो मेरे पास में संपत्ति ज़्यादा आएगी, और लोग क्या करेंगे, अब भाई ज़्यादा ज़्यादा काम भी करेंगे, यार मेरा क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा विकास करना है। तो इससे व्यक्ति को आत्म संतोष मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, और यह व्यक्ति के सद जीवन और विकास के लिए आवश्यक है। अब देखो सद जीवन के किस लिए होगा, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब जैसे सपोज करो एक पर्सन है ए, अब ए अपने घर में कार ले आया, तो वो एक तरह से उसकी संपत्ति है। अब प्लेटो तो कहता नहीं भाई कार ना लेकर आओ, वो देख राज्य की होनी चाहिए, सारा कुछ राज्य के अंडर में आना चाहिए, लेकिन
प्लेट अरस्तु क्या कहता है, नहीं भाई आप कार लाओ। अब वो कार लेकर आएगा, कार लेकर आएगा, सारे उसको क्या करेंगे, वाह यार तू कार ले आया, वाह कार ले आया। या कोई मकान खरीद लिया, मकान बना लिया, तो उसमें क्या आएगी, लोग उसकी तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, समाज में ऐसे काम करेगा। ओके, अब देखो समाज में अच्छे काम होंगे, समाज में अच्छे काम होंगे तो समाज का ऑटोमेटिक भला होगा। उसको देखकर 4 लोग भी ये करेंगे कि हाँ हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो व्यक्तिगत संपत्ति के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास आएगा, सुरक्षा की भावना आएगी। अब देखो एक गरीब बंदा है, एक गरीब इंसान है जो क्या करता है, अपनी मतलब अगर काम पे जाता है, अगर उसको काम मिल जाएगा तो उसके घर वालों को खाना मिल जाएगा, अगर काम नहीं मिलेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। तो अब देखो उसके सामने कितनी अनसिक्योरिटी है उसके घर वालों के सामने कि अगर शाम को कमा के नहीं लाएंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी के पास में अपनी संपत्ति है तो क्या है, वो सुरक्षा फील करेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 2-3 दिन काम भी नहीं मिलता तो हमारे घर का राशन चल जाएगा। तो अरस्तु का मानना है कि यदि व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव पाया जाएगा तो व्यक्ति में क्या होगी, उदारता, दानशीलता और परिश्रम जैसे नैतिक गुणों का भी अभाव पाया जाएगा। क्योंकि देखो एक अमीर आदमी है, अब मेरे पास में 100 रुपये हैं तो तभी तो मैं 10 रुपये का दान कर पाऊंगा ना। अब मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है और मेरे को कोई कह दे कि भाई हाँ 10 रुपये का दान करना है, तो मैं दान कहाँ से करूँगा। अब देखो अमीर आदमी है तो वो क्या होगा, उदार होगा, दानशील होगा और परिश्रम जैसे नैतिक गुणों का विकास होगा। तो इनके अनुसार संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व तो सही है, लेकिन उसका उपभोग क्या होना चाहिए, सामूहिक रूप से हो। यानी अगर आप कमा रहे हैं तो उसका समाज को भी फायदा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, उसका समाज का भी मिलना चाहिए। यानी एक वो प्रभाव बोलते हैं कि ऊपर वाला अगर गिलास, जैसे आपने देखा होगा ना कि सपोज करो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे एक गिलास बनाते हैं, फिर उसके नीचे गिलास, फिर नीचे गिलास, फिर इस टाइप से गिलास बनते रहते हैं। और अब ये कहता है कि अगर ये बंदा कुछ भी ऊपर डालेगा तो उसका समाज का भला होना चाहिए उसके अंदर। तो इस प्रकार अरस्तु साम्यवाद के आदर्श को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि साम्यवाद क्या है कि सबका भला हो। क्योंकि जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति से आर्थिक और नैतिक लाभ मिलेगा तो सामूहिक रूप से क्या आएगी, एक रूपता हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। तो अरस्तु रेवोल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो अरस्तु के क्रांति से संबंधित विचार है और क्रांतियों का निवारण और उपाय किस प्रकार से करते हैं, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा आज की क्रांति की धारणा से अलग है, क्योंकि आज तो आधुनिक समाज आ गया ना। तो आज क्रांति का अर्थ है राज्य में जनता अथवा उसके एक भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह करके शासन में परिवर्तन लाना। परंतु अरस्तु के अनुसार ऐसा नहीं था। उनके हिसाब से क्या था, संविधान में परिवर्तन कर देना। अभी देखा ना हमने कि संविधान भाई अलग अलग टाइप से चलता था। तो अरस्तु का विचार है कि क्रांति मस्तिष्क में उपजती है, किसी बाह्य कारण से इसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। तो क्रांतिकारियों का ध्येय समाज में लाभ और सम्मान प्राप्त करना होता है। जब जब किसी राज्य द्वारा अपने नागरिकों को तंग और परेशान किया जाता है तो कुछ महत्वाकांक्षी पुरुष समाज में अपना सम्मान व लाभ कमाना चाहते हैं, जैसे सोच करो महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है। तभी क्रांति जन्म लेती है और समाज में राज्य क्रांति एक ऐसे महान समस्या है जो दैनिक सामाजिक जीवन में विघ्न उत्पन्न करती है। राज्य का सब रूप बदल जाने या सरकार बदल जाने से, सत्ता के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में चले जाने से अरस्तु क्रांति कहते हैं। यानी इनकी जो क्रांति की अवधारणा है ना, वो बहुत सिस्टमेटिक वे से है। आज के टाइम में जैसी धारणा है वो वाली इनकी धारणा नहीं है। तो इन्होंने बताया कि क्रांति होती क्यों है। तो क्रांति के इन्होंने कारण बताए कि जैसे कुछ राजा होते हैं, वो उनके क्या होता है, वो विशेषाधिकार के पीछे भागते हैं। जो राजा वर्ग है वो भ्रष्टाचार है, लापरवाही उनमें पाई जाती है। शासक वर्ग का अपने सीमाओं को लांघना, यानी जैसे हम ये बात करें कि जैसे हिटलर थे, अगर वो सही ढंग से काम करते हैं, उनके पास में पावर अच्छी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत से यहूदियों का मरवा दिया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक राजा की जो सीमा थी उसको लांघ दिया और आय और संपत्ति में काफ़ी असमानता पाई जाती है इनके कारण। तो जो मध्यम वर्ग होते हैं या उच्च वर्ग होते हैं वो राजा से क्या करने लग जाते हैं, थोड़ी सी जलन महसूस करने लग जाते हैं और क्रांति के कारण बनता है। क्योंकि जो राजा है वो सारा कुछ ऐशो आराम से करता है और उसकी जो जनता है वो बेचारे खाने के लिए नहीं उनके पास में। तो जो राजा वर्ग है किसी एक वर्ग को तवज्जो देने लग जाए, अमीर और गरीब के मध्य क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए,
विदेशियों का आकर किसी देश में बस जाना, जैसे अंग्रेज आ गए थे हमारे देश में, और शासक वर्ग का बदलाव का अस्वीकार करना, यानी वो क्या नहीं विश्वास किस में नहीं करते हैं, वो बदलाव में विश्वास नहीं करते, जो प्रथा चलती आ रही है वो उसी में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो चलिए अब हम जैसे कि प्लेटो के बारे में देखा और अरस्तु लोकतंत्र के बारे में क्या कहते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। अरस्तु लोकतंत्र को क्या मानते हैं, भीड़तंत्र मानते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं बहुत से लोग अपना ओलिगार्क मतलब बहुत से लोग इसमें आते हैं, तो इसमें सत्ता बहुत से गरीबों के पास में होती है। ये वोट लोकप्रिय इच्छाओं पर मांगते हैं, यानी एक डेमोगो पर्सन खड़ा हो जाता है और वो पर्सन खड़ा होकर क्या करता है, देख लेता है अभी समाज की नवज क्या है और वो उसी नवज और उसी समस्याओं को उठाता है। तो लोग कहेंगे यार ये तो हमारी समस्याओं को उठा रहे हैं, इसको तो हमारी समस्याएं पता है, लेकिन आने वाले टाइम में कहता है अब उसके अगला बंदा आएगा, वो से ज़्यादा लोगों को क्या करेगा, प्रलोभन देगा, उससे ज़्यादा आएगा, तो प्रलोभन देगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से उसके सारे प्रलोभन पूरे कर देगा। ठीक है जी, तो जैसे हम अच्छे दिन लाएंगे, ओके, तो इसमें सत्ता पक्ष की तरफ से एक डेमोगो पर्सन को खड़ा करेंगे, प्रसिद्ध कर देंगे और इससे वह व्यक्ति अपने निरंकुशता स्थापित कर लेगा। अरस्तु ने मध्यम वर्ग के शासन को बेहतर माना है लोकतंत्र से, तो मध्यम वर्ग अति के विचार को त्याग कर देता है और दो धाराओं में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। अमीर और गरीब दोनों वर्गों को इन पर विश्वास रहेगा, क्योंकि अमीर वर्ग अहमवादी और गरीब वर्ग क्या होता है, लापरवाह होता है। इसीलिए जो मध्यम वर्ग होता है वो सत्ता को बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं। तो इसीलिए तो इन्होंने बोला कि स्टेट में मध्यम वर्ग होना चाहिए, अगर मध्यम वर्ग होगा तो क्रांति नहीं आएगी। तो ये हमने आज पढ़ा जो गुरु और शिष्य परंपरा थी, उनके तीसरे किरदार किसके बारे में, अरस्तु के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।